आओ जी, रजिस्ट्रेशन एक्ट पुराना भी चल जाएगा क्योंकि उसमें कोई सो फॉर अमेंडमेंट वगैरह कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये निकाल लो, हेडिंग बना लो इंट्रोडक्शन। इस बेयर एक्ट में सिर्फ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में मैं आपको अपनी तरफ से कोई डिक्टेशन दूंगा। इंट्रोडक्शन खत्म, डिक्टेशन खत्म। बट ध्यान रखना, बेयर एक्ट इतना कमाल का है कि जिसने पूरा का पूरा बेयर एक्ट याद कर लिया, प्रैक्टिस में बहुत काम आता है, ठीक है। इतने भारी भारी केस, ठीक है जी। और अगर एडवोकेट शानदार है तो वो भारी सा केस पहली डेट में पिशुम बुडुम, ठीक है जी। सही। मेंस में बहुत काम आता है, ठीक है। और क्या शानदार प्रोविजन है, ठीक है। इस बैरेट से आपको जो तहसील में जो काम होते हैं, ठीक है ना, उसकी थोड़ी सी नॉलेज मिल जाएगी, ठीक होगा। तहसील एक ऐसी जगह होती है, वो आगे बताऊंगा, फिर वो काम आएगा, ठीक है ना। हम जाके घर पे बता सकते हैं कि भाई कोई जैसे एडवोकेट है, ठीक है, यहाँ वहाँ बात नहीं बन रही है, तो वो तहसील में जा सकता है। वसीके का काम जैसे होता है नॉर्मल, जिसकी ड्राफ्टिंग बढ़िया है वो एक नंबर का वसीका बन सकता है। सिर्फ लाइसेंस वहां पे लेना पड़ता है, ठीक है जी। उसके बाद काम शुरू कर दो। डेली का अगर एक भी वसीका आ गया, एक भी अगर डीड राइटिंग का काम आ गया, तो भी बात बन जाएगी, ठीक हो गया। फिर क्या है, तहसीलदार की जॉब के लिए भी आप, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस क्रिएट कर पाओगे, ठीक। मोरलेस ये सिविल लाइन की तरफ चला जाता है अपना, जैसे एससीएस के थ्रू, जैसे एग्जामिनेशन के थ्रू तहसीलदार भर्ती होते हैं, तो जो जुडिशियल एस्पायरेंट है उसका इंटरेस्ट उधर भी आ जाता है, ठीक है। बहुत शानदार मेरिट है। मेंस में हमेशा अप्लाइड क्वेश्चन आता है इसको, बहुत बहुत कम ऐसा होता है हरियाणा में, ठीक है ना, कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। सेक्शन 17 के ऊपर बता दो जी, सेक्शन 18 के ऊपर बता दो जी, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट बताओ, ठीक है ना। अच्छा, ये जो अलमारियां खरीदनी होती हैं, ये साउंड प्रूफ क्यों होती हैं, ये एयर प्रूफ क्यों होती हैं, या फिर ये वाटर प्रूफ क्यों होती हैं, फायर प्रूफ क्यों होती हैं, ऐसा क्या है भाई। कानून को क्या काम करता है, पटवारी है तो कानून को क्यों है, पटवारी है तो फिर कानून को क्यों है, कानून को क्यों है अगर तो पटवारी क्यों है, ठीक है। पे तहसीलदार क्यों बैठा है, ये रजिस्ट्रार कौन है, ठीक होगा। सही, सिंपल। चलो शुरू करते हैं, आ जाओ जरा। यह है द रजिस्ट्रेशन एक्ट, TRA 1908। एक और भी एक्ट है जो 1908 का था, सीपीसी। सही। देखो तभी का ये, यानी इसका ऑब्जेक्टिव और सीपीसी का ऑब्जेक्टिव टू सम एक्सटेंट प्रोसीजरली एक है। सही। चलो इंट्रोडक्शन बना दिया। चलो आओ सीधा मेरिट पे आ जाओ। इंट्रोडक्शन पे, ये नेट पे तो नहीं मिलेगा। इंट्रोडक्शन पे आ जाओ। हाँ यार रवि, ये इंट्रोडक्शन। देखो अगर सही से निपटाओगे तो 4 दिन बने हैं, 4 दिन में खत्म, ठीक हो गया। 2 दिन में हरियाणा रेंट एक्ट कंट्रोल एक्ट खत्म, एक दिन में पंजाब कोर्ट्स एक्ट खत्म। पंजाब कोर्ट्स एक्ट में तो इवन मैं सिर्फ एक आधा आपको पढ़ाऊंगा, बाकी निशान लगवा दीजिए, ये करने हैं बस आप, बस डायरेक्ट आएगा उनमें से। हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ने का फायदा क्या है कि मान लो किसी भी स्टेट की तैयारी करोगे और उस स्टेट का कोई भी रेंट कंट्रोल एक्ट है, बस उसके नंबर अलग अलग हैं, बाकी सेम प्रोविजन। इवन दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट भी पढ़ोगे तो वो हरियाणा कर दीजिएगा, सेम टू सेम है, बस क्या है कि सेक्शन नंबर अलग है, बाकी कोई खास और अलग बात नहीं लिखी। आओ जी, आओ जाओ जाओ जाओ, वेटिंग फॉर यू। अरे ले बैठ ले।
ठीक है, फिर शेयर कर लो, शेयर कर लो किसी के साथ, एडजस्ट हो जाओ। देखो, इंट्रोडक्शन पे आ जाओ सीधा। सही। इंट्रोडक्शन में हम शुरू करते हैं कि ई सिविल एक्ट से पहले, यानी जो ये आपको द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 दिख रहा है, इससे पहले क्या सीन था। सही। क्या अंग्रेज रजिस्ट्री नहीं करवाया करते। खैर ये भी उसी समय का है जब हम कॉलोनी होते थे, हमारे पूर्वज, पूर्वज के हम भी कॉलोनी होते थे बेसिकली, ठीक हो गया। जब गुलाम होते थे तब क्या चलता था। सही। देखो जरा पहली लाइन पढ़ते हैं। The registry laws relating to registration of document were to be found in West Bengal regulations 36 of 1793 बॉम्बे रेगुलेशन फलाने फलाने इनके अंदर, ठीक है जी। पहला पॉइंट बनाओ रजिस्ट्रेशन में, रजिस्टर के अंदर, ठीक है जी। नंबर वन, पहला पॉइंट लिखो रजिस्ट्रेशन उसमें अपने रजिस्टर, रजिस्टर के अंदर। ये रजिस्टर का भी अलग से रोड़ा होगा, अब इसके अंदर भी रजिस्टर आएगा। हर बार मेरे साथ यही होता है। लिखो, पॉइंट नंबर वन बनाओ उसका, अपनी लैंग्वेज में लिखें। लिखो, सबसे पहले डैश डाल के वेस्ट बंगाल रेगुलेशंस, ये ब्रैकेट के अंदर देखे, ब्रैकेट के अंदर देखे 36 ऑफ 1793 रेगुलेशंस, 36 ऑफ 1793। ठीक है जी। ये पिक्चर में आया था। ध्यान रखना, अंग्रेज जो रजिस्ट्रेशन एक्ट लेकर आए हैं वो अपनी सुविधा के लिए लेकर आए थे। सही। उनको यहाँ पे अपनी जो भी एस्टेब्लिशमेंट थी उनको रजिस्टर कराना था, ठीक है ना। अपनी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो भी इनके कॉन्वॉयज होते थे, जो भी जैसे कैंट वगैरह बना दिए, छावनी बना दी अंग्रेजों ने अपनी, रजिस्टर करा लेते थे उसको। ठीक हो गया। मान लो कोई चर्च बनाना है, कोई मिशनरी स्कूल बनाना है, ठीक है जी, तो क्या करते थे, उसको रजिस्टर करवा लेते थे, सब कुछ रजिस्टर करवा लेते थे। ठीक हो गया। धीरे धीरे पॉलिसीज लेकर आए, ये रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ साथ में दूसरे आपको जब एक्ट पढ़ाऊंगा, जैसे टीपी वगैरह पढ़ाऊंगा, तो ध्यान रखना ये इसी के साथ ही चलेगा। ठीक हो गया। यही एक्ट आपको बताएगा कि कौन कौन सी चीजें मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, कि वहां तो रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना पड़ेगा, बात नहीं बनेगी बिना रजिस्ट्रेशन हुए। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको आपके, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड होता है कि आप उनको रजिस्टर कराओ, करा लेना, नहीं कराओ तो कोई बात नहीं। ठीक है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे अभी ये पॉइंट लिखवा कर मैं आपको बेसिकली एक ओवरव्यू दिलवाऊंगा बेरक का, आज ही निशान लगा लेंगे जो आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ने हैं। कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो छोड़ने ही नहीं है। चाहे डीजीएस का टेस्ट दोगे तो भी पीटी में एग्जाम दोगे वो, ठीक है जी, मेंस में लिख के आओगे वो, ठीक है जी, और इंटरव्यू में अगर पूछ ले, हाथ जोड़ लेना पेरेंट से कि इंटरव्यू में ना पूछा जाए। ठीक है। सिंपल। सही। क्यों है इसका भी कारण जो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो, पहला पॉइंट बना लिया। लिखो दूसरा पॉइंट। उसके बाद बॉम्बे रेगुलेशन एक्ट, एक ऑफ 1800 आया, स्लैश 17 ऑफ 1802 भी लिख लो। 1800 बस। ठीक है जी। सिंपल। फिर लिखो जरा एसेट्रा, सिंपल। फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। कॉन्क्लूसिवली द इनेक्टमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट TRA 1908 occurred। ठीक है जी। कब, जरा बेर ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा है, 16 ऑफ 1908, 16 ऑफ 1908 लिख लो ब्रैकेट के अंदर।
ठीक है, ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जा रहे। चलो जी, जहां पर इंट्रोडक्शन खत्म हो रहा है, इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद देखो जरा लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट्स। किसी के पास बिल्कुल लेटेस्ट बेयर एक्ट है, बताओ जरा कितनी है? 21, 21, 2019 के बाद कोई नहीं है? 2022 भी है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, 22 है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, 22 लिखो, लेटेस्ट है ना आपके पास? 22 22 22 22 लिखो, 22 लिखो, 22 लिखो। ठीक हो गया, बस। चलो नेक्स्ट पॉइंट बनाओ जरा, एन ओवरलुक, एन ओवरव्यू ऑफ द एक्ट। देखो जरा कितने सेक्शंस हैं ओवरलुक में। पहला पॉइंट बनाओगे सेक्शंस, एक से लेकर, सभी विजुलाइज करोगे। 77, 93, ये एक पेज और है। ठीक हो गया, चलो इसी में ही सेकंड पॉइंट बनाओगे, चैप्टर्स। चैप्टर है पार्ट्स है, देखो जरा, ठीक है तो फिर पार्ट्स बनाओगे। अगर किसी ने चैप्टर लिख दिया तो काटना मत, स्लैश करके पार्ट लिख लो। कितने हैं एक से लेकर? 15। देखो कोई शेड्यूल भी है क्या? ठीक है, शेड्यूल लिखो, थर्ड पॉइंट बना लो इसमें, शेड्यूल लिखकर डैश डाल के रिपील्ड लिखो। यानी शेड्यूल तो होता था लेकिन उसको रिपील कर दिया गया है। जिनके पास बेयर एक्ट है वो सिंपल ये जो 22वीं अमेंडमेंट है 2019 की, उस पे निशान लगा लो। और इसमें कोई भी खास अमेंडमेंट है ही नहीं, इसलिए निशान लगाने के लिए कुछ भी नहीं। चलो आओ जरा, किसी ने कभी तहसील की यात्रा करी है? जो जो बिल्कुल देखो, जो फ्रेशर हैं जो पढ़ रहे हैं उनसे उनसे सवाल नहीं, ठीक है, करनी पड़ेगी वैसे यात्रा। ठीक है, कोर्ट देखा अपना, कोर्ट से आगे निकल जाओ। ठीक है, कोर्ट के साथ में संलग्न क्या है? आईएएस का घर है या ऑफिस हो? घर है, उसका रेजिडेंस है। ठीक हो गया, फिर वो बीच में चौराहा आ जाता है, फिर वो खाने पीने का पूरा वो चौराहा है, ठीक है, उसके उस तरफ रेस्ट हाउस है आईएएस लोगों का। इस बार का जो आईएएस है उसकी तो वाइफ भी आईआरएस है, ठीक है ना, सिंपल। चलो जी, ये अपना खाने पीने की जगह से आगे चले जाओ, सीधे हाथ की तरफ पड़ता है, तहसील पड़ेगी आप। ठीक होगा, तहसील में जब हम जाते हैं तो जनरली रजिस्ट्रेशन का काम होता है। आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी लोगे, खरीदोगे, बेचोगे तो आपको वो कंपलसरी आपको रजिस्टर करानी पड़ेगी। ठीक हो गया, सही। अच्छा, जरा सोच के बताना ये रजिस्टर क्यों करवाएं? जमीन जायदाद का काम जैसे वसीयत होती है, ठीक है ना, जो जिन्होंने एविडेंस एक्ट पढ़ा था या फिर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ा था, उसके अंदर क्या लिखा होता? ऑप्शनल है विल, वसीयत रजिस्टर कराना, या फिर मैंडेटरी है? ऑप्शन है, बिल्कुल है। आओ जरा एक बार सेक्शन 18 के दर्शन कर लो, फटाफट आपको जंप करना सिखा देता हूँ इस पूरे बैरेक्ट के अंदर। 18 का ई देखो, सेक्शन 18 मेरे पे पेज नंबर 14 है, 14 15। 18 का ई याद कर लो, वसीयत, ई, विल। सेक्शन 18 की हेडिंग पढ़ो, डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। ये ऑप्शनल है। ऑप्शन का देखो मतलब ये नहीं होता कि ना इनकी तो रजिस्ट्री करवानी नहीं, ये मतलब नहीं होता। ऑप्शन का मतलब होता है भाई करा लो, करानी है करा लो, नहीं कराना तो मत कराओ।
किसी ने करा ली है तो मतलब ये भी नहीं है कि तो ये तो कुछ बहुत कॉन्क्लूसिव एविडेंस बन गया। किसी ने नहीं कराई तो उसका ये भी नहीं कि यार ये तो केस आ गया, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना। मान लो थोड़ा सा प्रैक्टिस के हिसाब से अगर सोचे, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट वालों से सवाल है, जो वसीयत है उसको कोर्ट में प्रूव कराना है, क्या प्रोसीजर है? प्रोबेशन के थ्रू प्रूव होती है। प्रोबेशन की प्रक्रिया क्या है कि आपको कम से कम एक अटेस्टिंग विटनेस, जिसने वो वसीयत अटेस्ट करी हो, ठीक है ना, विटनेस यानी, ठीक है ना, कोर्ट के सामने पेश करवाना पड़ेगा। कोर्ट के सामने पेश हो गया तो बन गई, डन, सिंपल। यानी देखो कोर्ट क्या कह रहा है, या फिर बेरट क्या कह रहा है, बेरट ये बोल रहा है कि भाई ये वसीयत अगर तुम कोर्ट के सामने रजिस्टर्ड भी रख दोगे तो भी कोर्ट के दिमाग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, सिंपल। कोर्ट तब भी, हालांकि रजिस्टर्ड पड़ी हुई उसके सामने, रजिस्टर्ड वसीयत पड़ी हुई उसके सामने, एक वसीयत उसके सामने अनरजिस्टर्ड पड़ी हुई है, दो वसीयत पड़ी हुई, एक केस बनाया था ना। थोड़ा सा इस एक बेरट की महिमा समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। ये लो जी, जज बन जाओ थोड़ी देर के लिए। आपके सामने एक पटिशनर आया है और एक डिफेंडेंट आया है। पटिशनर सिविल केस डालने वाला, डिफेंडेंट उस केस को डिफेंड करने वाला। ठीक है। पटिशनर क्या करा, पटिशनर जो है एक वसीयत ले आया है। ठीक हो गया। वसीयत जो है बेसिकली एक तारीख बताओ, 1 जनवरी कर लेते हैं, 1 जनवरी 2026 की लेकर आया है। ठीक है ना, सिंपल। किसकी है, ये पटिशनर और डिफेंडेंट का फादर है, फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, दादा लाई नहीं, एंसेस्टर प्रॉपर्टी या फिर कोपासी प्रॉपर्टी नहीं है, सिंपल। सेल्फ एक्वायर्ड है, अपनी मेहनत से अर्जन किया है इस प्रॉपर्टी को, है, ताकि सक्सेशन एक्ट वाले कभी, है ना, उल्टा पुल्टा ना सोचे, और वकील की आदत हो जाती है ना। चलो, सही। इसकी मृत्यु कब हुई है, ध्यान से, इसकी मृत्यु हुई है 2 जनवरी 2026। ठीक है। वसीयत कब की लेकर आया है, 1 जनवरी 2026 की। ठीक है, सही। क्या कह रहा है प्लेंटिफ, कोर्ट के सामने, आपके सामने आ गया, प्लेंटिफ क्या कह रहा है कि जी जज साहब, मेरे पिताजी थे, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना, जो डिफेंडेंट, लेट्स से इसका नाम कुछ भी लगा लो, D4, ठीक है ना, जो डिफेंडेंट है मेरा जो बड़ा छोटा भाई है, ठीक है, उसके साथ पिताजी की बनती नहीं थी, ठीक है ना, तो मेरे नाम करके दो। कोपासनी प्रॉपर्टी में तो हमारा दोनों का हिस्सा है, दोनों भाइयों का, लेकिन उनकी जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी ना, वो मेरे नाम करके जी। ये 1 दिन पहले वसीयत तैयार करवाई थी। ठीक है। किसी जज साहब के माइंड में अगर सवाल आ रहा हो कि 1 दिन पहले कैसे करवा दी, होता है भाई, कई लोगों को पता लग जाता है, क्या पता कब प्राण फिर उड़ जाए, तो बना ली। जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो सारा का सारा विदाउट एनी अदर क्वेश्चन या फिर डाउट प्लेंटिफ के नाम पे लिख दिया उसके पिताजी। डन। चलो जी, केस एडमिट करोगे, बताओ सीपीसी वाला, एडमिट करोगे, बिल्कुल ठीक बात है। समन भेजोगे डिफेंडेंट को, समन भेज दिया डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट अपीयर्ड। देखो, डिफेंडेंट डोमिनेटिव वो था, ठीक है, सिंपल। इसने भी एक वसीयत करवा रखी है, ये लो, क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए, ठीक है। 1 दिसंबर 2025, ये भी एक वसीयत ले आया। जनरली केस होते हैं वसीयतों के, ध्यान रखना, वसीयतों के इतने ज्यादा हास्यास्पद केस हो जाते हैं। मान लो अगर 8 बंदे हैं, पार्टी 8 बंदों की है, यानी इस केस के अंदर प्लेंटी को डिफेंडेंट मिलाकर 8-10 बंदे हैं, सारे अपनी अपनी अलग अलग वसीयत लेकर घूम रहे हैं, ये हाल है। ठीक है ना, इस तरीके के केसेस होते हैं, सब कुछ। ये देखो, ये आपके सामने यही तो बना रहा हूं मैं। डन। ये वसीयत लेकर आया है 1 दिसंबर 2025 की, इसके पास कौन सी है, 1 जनवरी 2026 की, सही। फर्क क्या है कि बी ने इसको रजिस्टर कराया हुआ है, सेक्शन 18 कितना था,
ई, शाबाश। रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर वसीयत ई, डन, इसमें रजिस्टर करवाया हुआ है। सही। आपके सामने एक तरफ अनरजिस्टर्ड वसीयत रखी है और एक तरफ जो है रजिस्टर्ड वसीयत रखी है। सही। ठीक। किसकी तरफ टिल्ट जाना चाहिए आपका? ठीक है ना। टीवीएसए में था, चिट्टू था टीवीएसए में, साक्ष्य देने में थे आप? नहीं सर, आप नहीं करना। ठीक। देखो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको हम इंडियन एविडेंस एक्ट बोलते हैं, ठीक है ना, सेक्शन 68, सिंपल ये कहता है कि अगर कोर्ट के सामने वसीयत आ गई, ठीक है ना, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा। ध्यान रखना, कोई कोई भी कागज अगर कोर्ट के सामने लगाओगे तो आपको वो प्रूव करना पड़ेगा। अगर आपने प्रूव नहीं किया तो ध्यान रखना, जज साहब के सामने आपने कागज दिया नहीं दिया बराबर है। ठीक हो गया? वो नुकसान कर देगा वो, भले वो फायदा करे ना करे आपका, लेकिन नुकसान जरूर कर सकता है। एक फालतू का कागज जो कि आपने प्रूव नहीं करवाया। सिंपल होगा। क्या पता कौन सा डाउट क्रिएट हो जाए जज साहब के माइंड। देखो क्या कहता है इंडियन एविडेंस एक्ट, कि अगर वसीयत आई है उसको प्रूव करवाना है, तो वसीयत प्रूव करवाने की प्रोसेस को बोलते हैं प्रोबेशन ऑफ विल। इसको यानी वसीयत को प्रूव कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? एट लीस्ट एक विटनेस, ठीक है ना, आपको कोर्ट के सामने पेश करवाना पड़ेगा, जो कोर्ट को ये बताएगा हाँ जी ये वसीयत मेरे सामने बनी थी, देखो एज ए विटनेस मेरे साइन है इसमें। जब वसीयत बनती है, लेट से आपको वसीयत बता देता हूँ, ये फादर जो है ये क्या करेगा, अपनी इच्छा जाहिर करेगा कि वसीयत बनवानी है। वसीयत बनवाने के लिए या तो वसीका आ जाएगा, ठीक है ना, ना वरना ही होगा भाई, दोस्त भी था, एक वकील था, इसका दोस्त वकील आ गया, वकील ने लिख दी, टाइप करवा दिया व्हाट्सएप और कोई भी, ठीक है। वो करवाने के बाद वकील साहब ने भी स्वयं साइन कर दिए, या फिर वो वसीका था उसने भी साइन कर दिए, ठीक है ना, एज ए विटनेस। ये पिताजी तो साइन करेगा ही करेगा, जिसकी वसीयत तो उसके तो साइन होंगे ही होंगे। ठीक हो गया ना। इसके नीचे सेफ्टी रीजन से एटलीस्ट दो विटनेस तो करवा ही लेते हैं, उनके साइन तो करवा ही लेते हैं। इन दो में से, ठीक है ना, किसी एक को कोर्ट के सामने आपको प्रूव करवाना। वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत होगा, वो कहेगा हाँ जी मेरे सामने ही जो वसीयत थी ना जी मिस्टर एफ ने वो लिखी थी। कब जी? 1 तारीख को लिखी थी, देखो मेरे साइन भी है। ठीक होगा, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। अगर वो वकील है तो जज साहब के सामने कोर्ट में डेली डेली फेस हो। सिंपल हो गया। अच्छा वकील साहब, हाँ जी, तो आप कैसे पहुंच गए जी? मेरा बचपन का मित्र था, इस वजह से मैं काम करता नहीं, आपको तो बोला हाँ हाँ, मैं जज साहब बोलेंगे हाँ जी मैं भी यही सोच रहा था कि इस तरीके का काम आप नहीं करते, है ना, जज साहब के माइंड पे इन्फ्लुएंस आ जाएगा, ठीक है ना, कि ये बंदा इतना सीनियर एडवोकेट की इस तरीके का काम नहीं करता, लेकिन एज ए विटनेस साइन कर रखे हैं, ऑथेंटिसिटी है इसके अंदर। ठीक हो गया, डन, सिंपल, सही। ये जो रजिस्टर्ड विल लेकर बैठा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसकी विल प्रूव हो चुकी है, इसकी विल प्रूव नहीं हुई है। सही। एक दूसरा आयोटा भी है, एक दूसरी समस्या भी इस केस के अंदर। ध्यान रखना, वसीयतों के मामले में जो लेटेस्ट है वसीयत वही मान्य होती है। ठीक है ना, वरना मैं सोच रहा था ना उस समय, मैं बेसिकली 31 करने वाला था तारीख, फिर मैं चलो ठीक है एक बार मैं बता देता हूँ बच्चों को डिस्कस करें, तो फिर बता दूंगा कि मैंने 1 या 31 क्यों किया। ठीक है ना, वरना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता आपको समझना। जो लेटेस्ट वसीयत है उसी को ही आधारभूत माना जाता है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 18E के हिसाब से ऑप्शनल है। क्या है ऑप्शनल? रजिस्ट्री कराना ऑप्शनल है। यानी जो भी वसीयत बना रहा है उसके लिए इस देश के कानून ने यह सुविधा दी है, भाई तू कितनी वसीयत बना, हम वो वाली उठाएंगे जो लेटेस्ट इन टाइम। ठीक है ना, और रजिस्ट्रेशन कराने की भी आवश्यकता नहीं है। देखो कितना बढ़िया कानून है, एक आदमी खत्म हो रहा है, ठीक है जी, बड़ा मुश्किल है, उठाया फिर सिग्नेचर वगैरह करके अब उसकी ड्यूटी लगाए, चलो रजिस्ट्री करो, नहीं नहीं ये नहीं चलेगा। ठीक है ना, ये भी एक रीजन है बेसिकली हम इसको रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरी क्यों नहीं करते, पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, वसीयत के काम ये आखिर में जब हाथ गोडे चालने बंद हो जाए ना, जब बूढ़े ठेरे चाले,
ठीक हो गया, सिंपल हो गया। ये चीज थोड़ा सा समझाने के लिए कि भाई हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, किस तरीके की समस्याओं से सामना होने वाला है, ठीक है ना, तो बस ये समझाने के लिए आपको थोड़ा सा मैंने बताया। क्या क्या पॉइंट बनाया आपने? ओवरलुक, ओवरलुक खत्म। नेक्स्ट पॉइंट बनाओ। सोचो जरा, हर बार का कॉमन क्वेश्चन, यह बेरेक्ट सब्सटैंटिव बेरेक्ट है, यह बेरेक्ट प्रोसीजरल बेरेक्ट है, या फिर यह एक एडजेक्टिव बेरेक्ट है? सब्सटैंटिव बेरेक्ट वो बेरेक्ट होता है जो डेफिनेशन देता है, जैसे आईपीसी का बेरेक्ट है, वो ऑफेंस को डेफिनेशन देता है। आईपीसी का ही बेरेक्ट आपको बताएगा, बीएनएस का ही बेरेक्ट आपको बताएगा कि कौन सा एक्ट चोरी हो जाता है, कौन सा एक्ट मर्डर हो जाता है, कौन सा एक्ट मर्डर ना होकर कल्पेबल होमिसाइड होता है, कौन सा डेकोइटी, कौन सा क्या। ये सब्सटैंशिएट करने का काम जो बेरेक्ट करता है उसको सब्सटैंटिव बेरेक्ट कहते हैं। प्रोसीजर जो प्रोसीजर बताता है। एडजेक्टिव जो विशेषण है, जिस बेरेक्ट के अंदर विशेषता पाई जाती है। कोई एडजेक्टिव बेरेक्ट हो, ऐसा हो सकता है कि ना तो वो सब्सटैंटिव है ना ही वो प्रोसीजरल, ऐसा भी हो सकता है। कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रोसीजरल है लेकिन प्रोसीजर के अंदर भी एक विशेषता है, जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोसीजर ही है, लेकिन प्रोसीजर किसका, जो जज साहब प्रैक्टिस करते हैं। एविडेंस एक्ट जज साहब की प्रैक्टिस के लिए है, वो वकीलों की और पार्टीज की प्रैक्टिस के लिए नहीं। सीआरपीसी वकील साहब की प्रैक्टिस के लिए। आईपीसी, आईपीसी तो प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, लेट्स से रोड के ऊपर कोई डेड बॉडी वगैरह पड़ी है, ठीक है जी, तो आईपीसी आ चुकी है पिक्चर, लोगों को लग जाएगा बहुत मर्डर होगा। मैं पता नहीं कल वो न्यूज देख रहा था, अजीब सी न्यूज थी भाई, पता नहीं वो रैंडम सी न्यूज तो क्या थी, वीडियो आई हुई थी, कुछ पता नहीं चल रहा था। एक आदमी के हाथ में मंडी मुंडी में खड़ा हुआ था, एक आदमी के हाथ में चक्कू था, ठीक है जी, और उसने एक आदमी का मुंडी काट के अलग कर दी, और वो बेचारा खून के अंदर वो पूरा बस वो फैला ही हुआ था। तो चलो ठीक है, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे बंदा जैसे खड़ा हुआ तो गर्दन दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन बड़ा भयानक था वो। पता नहीं नशे वशे नशे पते कर रहा था क्या। सही, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, आ गई है आईपीसी लागू हो जाती है, सब्सटैंशिएट हो चुका है कि क्या एक्ट हुआ है। और अगर गर्दन सच में काट दी उसने तो भाई रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट मर्डर केस है, फांसी पे झूलेगा, पूरी पींग आएगी उसकी। सिंपल, सिंपल हो गया, डन। सब्सटैंटिव एरेक्ट, सोचो, ये सब्सटैंटिव एरेक्ट है, मैं बता देता हूँ नहीं है। क्या यह प्रोसीजर है? नहीं। कौन सा? लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एन एडजेक्टिव लॉ। सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन के विषय में बात करता है। इसी बेरेट से आपको पता चलेगा, जब कभी भी रजिस्ट्री होती है तो हमेशा ट्रिप्लीकेट में होती है, ठीक है ना, सही। फायर प्रूफ, एयर प्रूफ, वाटर प्रूफ, जंग प्रूफ, ठीक है जी, लीक प्रूफ, सीपेज प्रूफ, अलमारियों के अंदर रखा जाता है उनको, ठीक है ना, कस्टडी में रखा जाएगा। 3 ओरिजिनल बनेंगी, कहां कहां जाएंगी, ठीक है ना, सर्टिफाइड किसकी मिलेगी किसकी नहीं मिलेगी। सिंपल। चलो जी, आ जाओ जरा, एडजेक्टिव लोग का पता चल गया। ये देखो, ये चीजों के बारे में डिस्कस करेगा। सिंपल है। चलो नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, लिखो, दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। किस चीज के बारे में डिस्कस करता है यह एक्ट, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री करवाओगे, कौन कौन से करवाने की आवश्यकता नहीं है, और क्या होगा अगर आपने किसी कंपलसरी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं करवाया तो क्या नतीजे होंगे। या फिर वाइस वर्सा, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको ऑप्शनल था, आपने रजिस्टर करवाया नहीं करवाया आपके ऊपर था, आप अगर आपने उसको रजिस्टर करवा लिया तो क्या नतीजे होंगे, इनके विषय में यह जानकारी देता है। क्या लिखा है, प्रोवाइड्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, लिया, एंड consequences of their non registration। नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, ऑब्जेक्ट्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स। सोचो जरा, रजिस्ट्री कराओ,
3 ओरिजिनल बनेंगे, ठीक है ना। एक किसके पास, एक छोटा सा केस तैयार कर ले, लास्ट तक वही चलता रहेगा, ठीक है ना। सपोज कर लो, ये लो, सेलर, बायर, बट ध्यान रखना इसमें हम इमूवेबल प्रॉपर्टी करेंगे। और ये क्या हो गया, चलो इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये सेलर है, ये बायर है, ये रजिस्ट्रार है जो रजिस्टर करेगा, ठीक हो गया। कैसे, ट्रिप्लीकेट में बनेगी, ट्रिप्लीकेट मतलब 3 ओरिजिनल, ठीक हो गया। ध्यान रखना लो के अंदर डुप्लीकेट का मतलब नकली नहीं होता, डुप्लीकेट के अंदर 2 ओरिजिनल। अब ट्रिप्लीकेट कह रहा हूं तो 3 ओरिजिनल, ठीक है ना। एक सेलर के पास, दूसरी बायर के पास, तीसरी रजिस्ट्रार के पास, ठीक होगा। सही, रजिस्ट्रार उसको सेफ कस्टडी में रखेगा। सोचो इतनी सेफ कस्टडी में रखने की आवश्यकता क्यों है, सोचो। यस, बड़े झगड़े हैं, ध्यान रखना, जर जोरू जमीन के ही झगड़े होते हैं, ठीक है ना। बड़े झगड़ों का एक कारण है, सही। जब आप अपने रिकॉर्ड रूम में जाओगे, ठीक है ना, अपने ये पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं अपनी देसी भाषा में, चलो रिकॉर्ड रूम ही समझ गए हो गया। आपको उर्दू में, फारसी में लिखी हुई लैंग्वेज के अंदर जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड मिलेगा आपको, सही। कल को कोई भी आकर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा बता सकता है अपना, अपना कब्जा कैसे प्रूव करोगे। सबसे बढ़िया तरीका, अगर आप खरीदार हो उस जमीन के, तो परचेज डीड दिखाकर कोर्ट के सामने, यदि परचेज डीड है, या लो मेरी जमीन है, ये कहां से आ गया, समझ पा रहे हो, ठीक है जी। मैं कह रहा हूं उर्दू में लिखे हुए रिकॉर्ड्स, ध्यान रखना 200-300 साल तो अंग्रेज राज कर गए, सही, सिंपल। किस लिए रखे जा रहे हैं, ताकि प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रहे, इस तरीके का केओस ना आए, ठीक है। हम अमेरिका नहीं है कि 100 साल पहले शहर बसा था, ठीक है ना, वो मेट्रोपोलिस बन गया हो तो पूरा का पूरा, नहीं ऐसा नहीं, यहाँ तो हजारों हजार साल से शहर बसे हुए हैं। ये देखो रोहतक का तो जिक्र महाभारत काल में आता है, महाभारत के अंदर रोहतक का जिक्र आता है, ठीक हो गया। सही, ये सोनपत के अंदर जो है, ये सोनपत का एरिया था बेसिकली, ये गांव मांगा था पांडवों ने, ठीक हो गया। सिंपल है, डन हो गया हिसाब किताब, सही। प्रॉपर रिकॉर्ड रहे, ताकि केओस ना बने, और क्या हो सकता है ऑब्जेक्टिव, फ्रॉड ना हो, और क्या हो सकता है ऑब्जेक्टिव, सोचो जरा। आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री यदि करानी, या फिर खत्म करो इमूवेबल प्रॉपर्टी घोटाला, अगर कोई ऐसी चीज है जिसका कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना स्टेट फीस लेता है उसकी, स्टाम्प खरीदने पड़ेंगे, ठीक होगा। सोचो क्यों, यस, रेवेन्यू जनरेट करता है, ठीक है। देखो एक सेलर आया, उसने अपनी जमीन बेचनी है, एक बार आया उसको अपनी जमीन खरीदनी है, सरकार का क्या लेने देना है, ठीक है ना। बट ध्यान रखना है ये सबसे बड़े रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोसीजर्स में से एक है, इससे बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है, सही। और कितना कितनी 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 होती फीस, कितनी स्टाम्प ड्यूटी होती, बताओ। हमारे पास अभी 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 एक वकील साहब हमारे पास, कितने परसेंट, जनरल जनरल बताओ, मतलब फिक्स की बात नहीं कर रहा, हाँ, कम 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 होती है, ठीक है ना। 4.7 कुछ ऐसे परसेंट रहती है, ठीक है। वरना जनरली जो है, अगर खड़दू है कोई, ठीक है, उसने उसने अगर रजिस्ट्री करानी है अपने नाम पे, ठीक है ना, तो 5-6% इतना है, ठीक है। सोचो प्रॉपर्टी की कीमत 10 करोड़ है, बताओ जरा, 6% कितना हुआ, 60 लाख की स्टैंप ड्यूटी है, ठीक हो गया, गलत तो नहीं बोल दिया, 60 लाख की स्टाम्प ड्यूटी है, डन। वुमन के लिए थोड़ी सी कम है, ठीक हो गया, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा नहीं है कि भाई वो सस्ती पड़ती है, ऐसा नहीं है,
पैसे लगते हैं। यहीं से ये लूप होल आता है, ठीक है ना। जैसे कोई प्लॉट वगैरह बिकता है तो वो असल में तो बिकता ज्यादा का है, लेकिन जब रजिस्ट्री करवाते हैं ना, तो उसके ऊपर कम लिखवाया जाता है, कमिश्नर रेट। ठीक है ना, ध्यान रखना। आज से वकील कमिश्नर रेट बोलेगा, मार्केट रेट नहीं बोलेगा। ठीक है ना। जो स्टाम्प ड्यूटी बनेगी वो कमिश्नर रेट के ऊपर बनती है। सिंपल हो गया। बाकी सारा पैसा अंडर टेबल, राउंड टेबल, जो भी कॉन्फ्रेंस टेबल, जो कुछ चीज साइड में से आ जाएगा। ठीक हो गया, सिंपल। ये जो स्टाम्प खरीदने का जो खर्चा होता है, किसका? सोचो, कॉमन सेंस है, सेलर का या बायर का? बायर। जनरली बायर करता है ये काम। ठीक है ना। वरना कोई बात नहीं, वो एक दो दिन और बाट देखेगा, ठीक है ना, इतने 1 करोड़ और बढ़ जाएगा रेट। ठीक है ना। सोचो डी पार्क के ऊपर प्लॉट है, वही अपना खाने पीने वाला प्लॉट, बर्गर इत्यादि का। ठीक है जी। एक आदमी रोज पहुंच जाता है वहां, आज करवा लूं, चलो कल आता हूँ, कल के अलग रेट है। ठीक है ना, दिन रात रेट बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। और आज के समय में तो हम समझ सकते हैं, घर बनाना, ठीक है ना, कि मैं जमीन खरीद के और घर बना लूं और बस जाऊं उसमें, सपना भी सोच सोच के आओगा। ठीक है ना, आऊं कि ना आऊं। ठीक है ना, कहीं गलत फहमी में तो नहीं आ जाएगा ये, सवेरे खुश हो जाए कभी। ठीक हो गया, सही। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं इसके। सिंपल। लिखो जरा 1 2 3 करके, ऑब्जेक्टिव के हेडिंग्स के अंदर लिखो। नंबर 1, टू कीप अ रिकॉर्ड of certain categories of documents relating to certain transactions affecting the title of the property, title to the property। जो गवर्नमेंट होती है बहुत खास ख्याल रखती है। अच्छा सोचो जरा, क्या अमेरिका हमारे देश में प्रॉपर्टी खरीद के पोजेस कर सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी? सोचो, कौन कौन से सोचना है, लोगों का सवाल नहीं है। यस, क्या यस कर दूं? यस, ठीक है जी। तो नो वाला भी है? नो या यस? नो। ठीक, डन। सोचो जरा, दिल्ली विजिट करा होगा, किसी ने अमेरिकन दूतावास देखा है? वैसे है, ठीक है ना। ध्यान रखना, वो इंडिया के अंदर अमेरिका है, वो अमेरिकन लैंड है। हमने तो अफगानिस्तान का भी दूतावास खुलवा दिया, वो तालिबानी ड्रेस में, वो काला परना पहन कर वो थोड़ी देर मल्ला होकर करके गोली मार देगा। बना लिया हमने। क्या बोलते हैं, एम्बेसी बन चुकी, खुल चुकी। ठीक हो गया, सही। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर भी देखोगे, तो भी ये सोवरेन राइट होते हैं स्टेट के, कि वो दूसरे देश के अंदर जमीन अपने लिए पोजेस करके रख सकता है, अदरवाइज नहीं। किसी को याद हो, जब ये लोकसभा, ये वाली जो लोकसभा, इससे जब पिछली लोकसभा थी, इसके मिड टर्म में चाइनीज कंपनी थी जिन्होंने अपने ऑफिस यहाँ पे खोले हुए थे, और वो प्रॉपर्टियां रजिस्टर करा रही थी फेक नामों के चक्कर में। बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ था चाइनीज कंपनीज के ऊपर। उनके सारे के सारे लाइसेंस रद्द करे, और जो भी उन्होंने शैम और काउंटरफीट जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह करी थी, उनको सीज करवाया। ठीक हो गया। जनरली हम नहीं खरीद सकते हैं, नहीं, हम दूसरे देश में जाकर नहीं खरीद सकते। ठीक है ना। अगर ऐसा होता, तो आज की डेट में कुछ इंडियन परिवार ऐसे हैं जो वो आधी धरती खरीद सकते हैं, बहुत पैसा उनके पास। ठीक है ना। वाइस वर्सा दूसरे देशों के साथ भी है। ठीक है ना। अगर पैसे के ऊपर तुलना होता, तो मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज है, मेडिटेरियन जो कंट्रीज है, वो सारी धरती खरीद लेते। ठीक है ना। नहीं खरीद सकते हैं, बट कुछ सोवरेन राइट्स होते हैं। डन। बहुत बड़े बड़े इश्यूज होते हैं ये, जमीन खरीदना टेरिटरी एक्वायर करने के बराबर हो जाता है। ठीक है ना। ध्यान रखना, इस देश के अंदर एक छोटा सा पाकिस्तान भी है, पाकिस्तानी एम्बेसी भी तो है। ठीक है ना, हालांकि यूजलेस है वो। ठीक है ना, बट है। डन, सिंपल। सारे के सारे गैंगस्टर वहीं पे बैठे हुए हैं।
कट्टा पार्टी, ठीक हो गया। सांझ को फोन आया, सुबह रजिस्ट्री पे साइन, गदर हो जाता है, गदर मच जाता है, ठीक है ना। तो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है भैया। क्यों? क्योंकि टाइटल टू प्रॉपर्टी बहुत बड़े कोजेज में से एक है। नंबर 2 लिखो इसी के अंदर ही, टू प्रोवाइड अ नोटिस टू द वर्ल्ड that a document has been executed for a legal mutation, 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 legal mutation, mutation of any property। म्यूटेशन का मतलब होता है इंतकाल। जब कभी भी प्रॉपर्टी एक नाम से दूसरे नाम पर चढ़ती है, ठीक है ना, तो जो अपने सॉरी उसके जो अपने रिकॉर्ड के जो डॉक्यूमेंट होते हैं जमीन के, ठीक है ना, उसके ऊपर लास्ट कॉलम होता है, उसके भी दर्शन कराऊंगा मैं इसी बैरट के अंदर। उसके अंदर इंतकाल चढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि भाई ये खरीद से आई है या फिर एंसेस्टर प्रॉपर्टी से आई है, गिफ्टेड है, कैसे क्या है, ठीक है ना, लिखा जाता है उसके अंदर। इसको बोलते हैं इंतकाल चढ़ाना, इंग्लिश में म्यूटेशन। ठीक हो गया? सही। किस लिए? अगेन पूरा का पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड। लेट से हम जहां पर घरों में बैठे हुए हैं, ठीक है जी, आपसे पहले किसकी? आपके पूर्वजों की। आपके पूर्वजों से पहले लेट से कोई गांव बसा हुआ, वो गांव तो पहले की था भाई, वो किसी और की थी जमीन, ठीक है ना। बट एक प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड चल रही है। ठीक हो गया? नंबर 3 देखो, टू प्रिवेंट द फ्रॉड। यस नो? फ्रॉड से बचाता है बिल्कुल। नंबर 4, टू प्रिवेंट द फोर्जरी, FORGERY, ठगी। नंबर 5, टू सिक्योर रिलायबल एंड कंप्लीट अकाउंट of all transactions affecting the title to the property। चलो लिखो इसी के अंदर ही 6 नंबर। देखो सीन क्या होता है, देखो ट्रिप्लीकेट में बनी, एक ओरिजिनल कॉपी किसके पास चलेगी? सेलर के पास। एक ओरिजिनल कॉपी बायर के पास। एक ओरिजिनल कॉपी किसके पास रहेगी? तहसीलदार साहब के पास। बोल दूं? अच्छा चलो, बिल्कुल लेजिबल लैंग्वेज में, कलेक्टर। बोल दूं? रजिस्ट्रेशन में कलेक्टर आ जाएगा। और अप्रोप्रिएटेड लैंग्वेज में बोल दूं? रजिस्ट्रार। यस। रजिस्ट्रेशन एक्ट के पर्पज से हम तहसीलदार को ही, कलेक्टर को ही, ठीक है, क्या कह रहे हैं? रजिस्ट्रार। बस सिर्फ डॉक्यूमेंट के पर्पज से। ठीक है ना? सिंपल। चलो बताओ, एक की, ये लो, इसकी, इसके पास जो ओरिजिनल कॉपी थी, ठीक है जी, वो आग लग गई उसमें, जल गई। इसने जो है बड़े संभाल के रखी हुई थी, जिस बैंक में लॉकर में रखी हुई थी, ठीक है जी, उस बैंक में पिछली दीवार पर सीलन आई हुई थी, ठीक है, गड़ गई ये। सही। अब कहां से लाए भाई? 3 ओरिजिनल में से 2 ओरिजिनल नष्ट हो चुकी हैं। ये बात हम समझ चुके हैं कि रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है भैया, बहुत जरूरी है। जमीन के झगड़े बहुत भारी झगड़े होते हैं। किसी के गांव में अगर झगड़े हैं जमीन जमीन के, तो भाई साहब उनको पता है, ठीक है ना। भाई तो हमारे भी, ठीक है ना। हमारा बस नंबर ही लग रहा है, ठीक है ना, वरना हमारे पिताजी के भी सिर फूटे, ठीक है जी। मैं तो अपने पिताजी को दिखाऊंगा बेसिकली, एक 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 तो ऐसे ही ना, उनके टक के आए थे, एक यहाँ पे उनके देख निशान बना होगा, वो निशान बड़ा बहुत अच्छा लगता था।
मैं बचपन में छोटा होता ना, मुझे लगता है मैं भी लूंगा ऐसा निशान, कहाँ से मिलता, पापा ने कहाँ से दिया, तो मैं ले नहीं पाया वो झगड़ा जो है। ऐसा लगता है कि लेकिन गांव के झगड़ों का पता नहीं, ठीक है, नंबर लग जाता है, ठीक है जी, सही। और अगर मुसीबत तब होती है जब पीजीआई एक लाख है, ठीक है जी, एक ही वार्ड के अंदर, क्यों रोड़ा बहुत मचा हुआ है, ठीक है, एक ही वार्ड के अंदर 20 बेड थे, ठीक है, 10 के ऊपर दुश्मन पड़े हैं, ठीक है, 10 के ऊपर अपने पड़े, और वो पड़े पड़े भी लड़ रहे हैं, जब जब तक मैं बताऊंगा, हाथ पैर यूं बंधे पड़े हैं उनके चलने तक मैं बताऊंगा, ठीक है जी। फिर मुश्किल से उनके जो है बेड्स वगैरह एक्सचेंज करवाए, ये तो मेरे सामने की बात है, ये 1996 की आपको बात बता रहा हूँ, 2006 सॉरी। नहीं, नो 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 नो, 1996, 2006, 1996, सीरियस है, बुजुर्ग भी पड़े हुए थे तब तो। डन हो गया। झगड़े बहुत बड़े हो जाते हैं, देखो वजह क्रिएट हो रही है, दो ओरिजिनल लॉस्ट हो चुकी है, ओरिजिनल तो इनको मिल नहीं सकती, तो क्या कर सकते हैं ये रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से सर्टिफाइड कॉपी उनको इशू हो जाएगी, और सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट के पर्पसेस से और न्याय या फिर लॉ के पर्पसेस से जहां जहां आप सर्टिफाइड कॉपी दिखाओगे ना, ओरिजिनल के जैसा काम कर देगी, ओरिजिनल नहीं है वो, बट ओरिजिनल के जैसा काम चला देगी आपका, ठीक हो गया। चलो लिखो नेक्स्ट, इन केस ऑफ, नंबर 6 पॉइंट लिख लो, इन केस ऑफ लॉस्ट कॉमा डिस्ट्रक्शन of the document, a certified copy of the document can got issued, यानी ये तो ड्यूटी बांध रहा है, ड्यूटी किसके ऊपर आ गई, ड्यूटी आ गई रजिस्ट्रार के ऊपर, कि उसके पास जो ओरिजिनल कॉपी है ना भाई, अपनी नौकरी का ख्यास रखे ना रखे, लेकिन उन डॉक्यूमेंट का खास ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यही एक्ट बताएगा कि आप उसको लेमिनेट करवाओगे, लेमिनेट करवाने के बाद इतने क्विंटल इतने टन की अलमारी के अंदर, और वो उस दिशा में रखोगे, उसके साथ साथ में क्या क्या कंप्लायंस होने चाहिए, ठीक है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, ठीक है ना, पानी वाला सिस्टम है तो पानी पानी एक्सटिंग्विशर जो भी है, ये सारी सारी यही बेरट बताएगा आपको, यही तो विशेषता है इस बेरट की, ठीक हो गया। चलो सिक्स पॉइंट में ही, ठीक है ना, एक लाइन छोड़कर लिखना, एंड इट इज देयर फॉर, it is required for making such secondary evidence, है ना, सर्टिफाइड कॉपी सेकेंडरी एविडेंस होता है प्राइमरी होता है, सेकेंडरी, बिल्कुल सही बात, सेकेंडरी एविडेंस रेलेवेंट, रेलिवेंट को इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर बंद कर लो, बिफोर द कोर्ट, ठीक है जी। चलो इसी में ही सातवां ऑब्जेक्टिव लिखो, लिखो फॉर द पर्पस ऑफ, ये मिसलेनियस है, फॉर द पर्पस ऑफ fetching, FETCHING, fetching full details of property on which there is any transaction is to be going on। जब कभी भी हम रजिस्ट्रेशन के लिए तहसील में जाते हैं, जब कभी भी वो सेल डीड परचेज डीड या जो भी डीड है वो लिखी जाती है, तो ये प्रॉपर्टी असल में जैसे कि एस ने बेची है, तो ये प्रॉपर्टी एस के पास कैसे आई, इसकी भी डिटेल लिखी जाएगी, ठीक है ना, कि भाई एस के पिताजी ने, एस के दादाजी ने खरीदी थी, या ठीक है ना, कब खरीदी थी, ओ ले भाई 19वीं शताब्दी की शुरुआत में खरीदी थी, ठीक है ना, तो ये चीज आएगी रिकॉर्ड के ऊपर, सिंपल है। चलो
हाँ खरीद सकते हैं, बट ध्यान रखना उस स्टेट की कंडीशंस के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस और लॉ के हिसाब से खरीद सकते हो। जैसे कि हम क्या मध्य प्रदेश में इंदौर में जाके, भोपाल में जाके वहां पर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें ना, हाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, हाँ खरीद सकते हैं। लेकिन क्या हम मध्य प्रदेश के ही जो जंगल है क्या उनमें जाके एक किला, एक एकड़, एक प्लॉट खरीद सकते हैं? No। मध्य प्रदेश तो बहुत दूर है, ठीक है ना, और उसके जंगल तो बहुत दूर है, ठीक है ना। हम हिमाचल प्रदेश में पहाड़ के ऊपर जाके, ठीक है ना, मैं शिवालिक की पहाड़ी की बात नहीं कर रहा, मैं बद्दी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सोलन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एटलीस्ट शिमला वाली ऊंचाई पे जाके, ठीक है ना, वहां पे जाके हम खरीद सकते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी? नहीं खरीद सकते, ठीक है ना, वहीं का ही खरीदेगा। ठीक हो गया, सिंपल। लेट्स से कोई आदमी किसान नहीं है, वो कृषि भूमि खरीद सकता है? नो। ये अपने ऊपर अप्लाई मत करना, ठीक है ना। अगर कृषि भूमि खरीदने अगर आप अलाउ करवा दोगे तो किसानों के पास जमीन नहीं बचेगी, ठीक है ना, रोक है। अगर आपको कृषि योग्य भूमि खरीदनी है तो आपको किसान दिखाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट पे, ठीक है ना। क्योंकि आप तो एक भेष बदले हुए बिल्डर भी हो सकते हो, कि जो जमीन तो खरीद रहा है कृषि के दामों पे, है ना, जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उसका रेट कम होता है, और फिर उस लैंड को कन्वर्ट करा के बड़े बड़े स्कैम होते हैं, ठीक है ना। सही, आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। वो अपना वो है ना मिस्टर हाय हाय, उसकी वाइफ ने भी फ्रॉड किया हुआ है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा चंक ऑफ लैंड खरीदा हुआ उसने। कब? जब वो पता होगा ना सांसद है, पता नहीं क्या कर रही है भाई, अगले जन्म मोहे बच्चन ना कीजो, ऐसे बोलती है ना वो। सिंपल हो गया। चलो जी, पूरी की पूरी डिटेल मिल जाती। इस पॉइंट के ऊपर केस तो लिख लो, लेडी केस लिख लो जरा। सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। सूरज लैंप, LAMP लैंप, सूरज के बल्ब आते थे पहले, सूरज लैंप्स एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। सूरज की तो CFL की भी ट्यूब आती थी, बड़ी फेमस कंपनी है सूरज। ये पता नहीं, ये LED वाले बनाते हैं, हैं? हाँ वो तो सूर्य है। अच्छा ठीक। वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। 2012 सुप्रीम कोर्ट। पूरा रिकॉर्ड चेक होता है। लेट्स से वसीके ने या फिर वकील साहब ने क्या कर दिया, पूरी की पूरी डीड तैयार करवा दी, ठीक है ना। डीड तैयार करवाने के बाद प्रोसीजर क्या है, आप रजिस्ट्रार के पास जाओगे, दिखाओगे क्या ठीक है कि जी कंप्लायंस पेंडिंग है इसके, ठीक है ना। अगर वो देखो पढ़ा लिखा है, दिमाग वाला है, इंटेलिजेंट है, उसको काम आता है, तो वो एक बार पढ़ते बता देगा जी इसके अंदर डिटेल तो लिखो। आपने ये लिख दिया कि ये बेचदार है, ये खरीदार है, इस बेचदार के पास प्रॉपर्टी कैसे आई ये तो लिखो, ये तो मेंशन करवाओगे आप। बेचनी है तो संसद भवन बेच देगा, ठीक है ना। बेचने तो कुछ भी बेच देगा, लेकिन उसके पास ये आया कैसे है, उसके पास अख्तियार कैसे आया है। क्योंकि ध्यान रखना, इससे पहले हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट किया है, उससे पहले हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट किया है। बेटर टाइटल नहीं जाएगा, उतना ही टाइटल जाएगा जितना टाइटल कोई बेचदार अपने पास होल्ड करके रखेगा। मैंने अगर प्रॉपर्टी फ्रॉड से बेच दी है तो कुछ ना भी क्या, फ्रॉड हुआ है बस, प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं गया उसके पास। डन हो गया। इसलिए पूरी डिटेल लिखोगे, यह मैंडेटरी है, लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया। एक सर्टेन मतलब रीजनेबल होता है बेसिकली, ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि इतने साल का रिकॉर्ड तो चाहिए चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना, सिंपल। जनरली क्या है, पिछले दो रिकॉर्ड जनरली दिखा देते हैं कि दो रिकॉर्ड क्या है पिछले, ठीक है ना। एक तो अपना ही रिकॉर्ड आ गया कि मेरे पास कैसे आई है, ठीक है, एक जो पुरानी खरीद बेचो, बस इतना काफी, उससे एस्टेब्लिश हो जाएगा। डन हो गया। चलो लिखो, 8वां ऑब्जेक्टिव लिखो। इस 8वें ऑब्जेक्टिव पे स्टार लगा लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, लिखो।
to establish a method whereby the title to a particular real estate will always be ascertainable, 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 by reference to a register of conclusive veracity, 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 विश्वसनीयता, veracity. हाँ जी, आरसी की देखो सबके नाम पे आरसियां होंगी, स्कूटर की, बाइक की, गाड़ी की आरसी होंगी पक्का, है ना। ये आरसी की फुल फॉर्म क्या है? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब ये रजिस्ट्रेशन के अंदर ये जो रजिस्टर, ये कौन सा रजिस्टर है? ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है ये किसी रजिस्टर की बात कर रहा है। ये सारा का सारा बेरट जिस रजिस्टर, जिन रजिस्टर्स के चारों तरफ घूम रहा है उनके विषय में बात करता है, उस मेथड को एस्टेब्लिश करने की बात करता है। अच्छा, गाड़ी चलानी है आपने, आरसी मैंडेटरी? आरसी नहीं चाहिए मतलब, यात्रा भी हो सकती है सुनारिया, जड़ यात्रा भी हो सकती है, ठीक है ना। आरसी किसी और के नाम पे है, नहीं ऐसा कहा लिखा, हमें चलानी आती है, हम चला रहे हैं। ठीक है ना? सही। वो किसी ने वो केस देखा क्या? वो इंदौर का केस आया हुआ था, एक आदमी ने क्या करा, अपनी स्कूटी चोरी होने की रिपोर्ट लिखवा दी। 6 महीने के बाद उसका चालान कटा। ठीक है जी, वो चालान क्या कटा, पूरा फोटो के साथ चालान कटा, चोर उस पर ऐसे बैठा हुआ आराम से, पूरा पूरा हेलमेट वेलमेट सब लगा है, उसमें आराम से बैठा हुआ है। ठीक है जी। अब वो चालान कटवाने के बाद उसका मैसेज आता है उस बंदे के पास कि तेरा तो चालान कट गया है। अब वो चालान में डिटेल निकालता है, ये चालान की कॉपी अलोंग विद द फोटो ऑफ दैट चोर। ठीक है जी, पुलिस वाले को देखता है और बोलता भाई तो पकड़ ले। अब पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं। पुलिस जैसे ही ये खबर डालती है जो हमको शाबाशी मिलेगी, ठीक है ना, ये जनता सरदार जो खुश होगा, ठीक है ना, वो अपनी रिपोर्ट डाल देते हैं, हमने ऐसे चोर पकड़ लिया। ले भाई 500 केस और आ गए इंदौर, इंदौर के, इनको भी पकड़ दे भैया, ये काम इतना इजी है तो तुम क्यों नहीं कर रहे? ठीक हो गया। ये जिन रजिस्टर्स की बात हो रही है ना, उनके लिए मेथड कि ये रजिस्टर पिक्चर में कैसे आते हैं, उनके लिए है ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपने लिखा है। ठीक है जी, आओ जरा बेरेट के ऊपर आ जाओ, हेडिंग पे द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। 16/1908 का क्या मतलब है? 1908 की जो अपना संसद भवन है, अरे अच्छा इस पे किसको निकाल दू? अच्छा एक्ट निकाल लूंगा, अच्छा चलो। ये देखो जी, क्या मतलब है इसका कि 1908 का जो संसद थी हमारी, जो पार्लियामेंट थी, उसके द्वारा किया हुआ 16वां काम है, 16वां एक्ट पास किया है 1908 के साल का। इस एक्ट का क्या नाम था? दी रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है जी। 18 दिसंबर 1908 अंडरलाइन कर लो। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने असेंट दे दी है। ठीक है। जो नया बच्चा है, एक बार प्रोसीजर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे देश में कानून कैसे बनते हैं। ये हमारी पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के अंदर दो हाउस हैं, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है ना। जनरली कोई भी बिल किसी भी सभा में पेश किया जा सकता है। अगर कानून ध्यान रखना, अगर मैं पूछूं कि संसद क्या काम करती है, सिर्फ एक ही काम करती है संसद, सिर्फ कानून बनाने का काम करती है, और कुछ नहीं कर सकती वो, सिर्फ कानून बनाने का काम करना होता है, उसी में सारे चरित्र चलते रहते हैं इनके। ठीक हो गया। चलो राज्यसभा में आया, राज्यसभा में बिल पेश हुआ। राज्यसभा में बिल पेश होने के बाद जो है इस बिल को पास होना पड़ेगा राज्यसभा के अंदर। यहां से पास होने के बाद फिर ये
ऑपोजिट हाउस में जाएगा, वहां से उसको पास होना पड़ेगा। जब दोनों जगह से पास हो जाएगा तो फिर प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा। किस लिए? ताकि प्रेसिडेंट साहब इस पे असेंट दे दें। असेंट देने के बाद प्रेसिडेंट साहब इसको एनफोर्स करवा देंगे। ठीक हो गया? ये जो असेंट है ये अलग डेट पे आती है और एनफोर्समेंट की डेट अलग होती है इन जनरल। ठीक है ना? एक आधे बेरेट को छोड़कर, जैसे कि हमने पढ़ लिया वो पर्सनल कोड, हिंदू हिंदू पर्सनल कोड्स सिर्फ ऊपरी डेट है मई 1955, सारे सारे के सारे। ठीक हो गया? वरना हमेशा असेंट की डेट पहले आती है, ठीक है ना, और एनफोर्समेंट की डेट बाद में आती है। वो बट फॉर रीजन आपको मैंने बताया हुआ कि ऐसा क्यों। ठीक हो गया? ऐसे कानून बन जाता है। ध्यान रखना, बेयर एक्ट के अंदर पीटी के पर्पज से सबसे पहली ड्यूटी आपको असेंट की डेट याद करनी है, इसलिए अंडरलाइन कर लेना। कब आई है असेंट? 18 दिसंबर 1908 को आई है। ठीक है जी। चलो, प्रियम्बल देख लो क्या है। एक्ट कब का? ये वाला 1908 का। एन एक्ट टू कंसोलिडेट, के कंसोलिडेट यानी इकट्ठा करते रहो क्या? द इनेक्टमेंट्स, उन वाले लॉज को जो रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है ना? इस एक्ट का पर्पस क्या था? सोल पर्पस क्या था कि जितने भी अवेलेबल एक्ट हैं हमारे देश के अंदर जो डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन से संबंध रखते हैं उनको एक जगह कंसोलिडेट करना है। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। ठीक हो गया? एक जगह इकट्ठा कर दिया। सिंपल। अगर मैं पूछूं कि जैसे गाड़ियां रजिस्टर होती हैं, स्कूटर भी होती है ना, स्कूटर बाइक्स वगैरह मैंडेटरी है ऑप्शनल है? मैंडेटरी है ना? ठीक है ना? कौन सा एक्ट बात करता है? यही एक्ट बात करता है। ठीक हो गया? चलो, मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल एक्ट है। एक्सीडेंटल में एक्सीडेंट एक्ट हो, उसके अंदर जो रेमेडीज वगैरह आती है उनके लिए। ठीक है? उसके अंदर सिंपल इतना है कि मान लो अगर ड्राइवर बिना आरसी के चला रहा हो तो कितनी पेनल्टी है, तो कितनी पनिशमेंट है। ठीक है जी? चला रहा है, उस मान लो रजिस्टर ही नहीं है, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट कह रहा हूँ, वो गाड़ी रजिस्टर ही नहीं है, तब लाइबिलिटी अलग हो जाएगी। अगर ऐसा कोई बंदा है, अगर वो टक्कर मार के भाग जाता है, ठीक है ना, हिट एंड रन का केस हो जाता है, तो स्पेसिफिक ऑफेंस भी बना दिया है अब तो। ठीक हो गया? चलो आगे आ जाओ। शो टाइटल एक्सटेंड, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द रजिस्ट्रेशन एक्ट। अंडरलाइन में अंडरलाइन करो। इट एक्सटेंड्स, रुक जा, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये लिखा हुआ क्या? नए वाले में क्या है? नए वाले में क्या है? ऑल ऑफ इंडिया है। डन, 2019 लगा लेना है। प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में एक्सक्लूड एनी डिस्ट्रिक्ट और ट्रैक्ट्स ऑफ कंट्री फ्रॉम इट्स ऑपरेशन। ये भी लिखा हुआ जो लेटेस्ट वाला है। ध्यान रखना, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि तो किसी एरिया ऑफ स्टेट को इस रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रीव्यू से बाहर कर सकती है। ठीक हो गया? स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो, स्टेट गवर्नमेंट को अंडरलाइन कर लेना। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे जनवरी 1909। कब आया है? 1 जनवरी 1909 को। सीपीसी कब आई थी? 1 जनवरी 1909 को ही आई थी। ठीक है ना? दोनों डेट सेम उसकी, सीपीसी की। चलो डेफिनेशन बड़े ध्यान से। ठीक है ना? इन दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर, अनलेस जब तक कि देर इज एनीथिंग रिपग्नेंट, कुछ रिपग्नेंट कुछ विरोधाभासी इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज ना आ जाए। ठीक है ना? तो यहाँ जो डेफिनेशंस लिखी हुई है इस बेरेट के अंदर यही मीनिंग रहेगा जो डेफिनेशन लिखी हुई है। ये देखो, सबसे पहले ए फॉर एडिशन मींस द प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ठीक है ना? क्या मतलब होता है एडिशन का? ये प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, एंड प्रोफेशन क्या है, या धंधा क्या है, रैंक क्या है, टाइटल क्या है, अगर ऐसा कुछ है, इफ एनी, ऑफ ए पर्सन, किसी बंदे का, डिस्क्राइब, जो कि डिस्क्राइब हुआ होता है कहीं किसी चीज पर, एंड इन द केस ऑफ एन इंडियन, और किसी हिंदुस्तानी के केस में हिज फादर्स नेम। ठीक है ना? ये हटाया नहीं, हटाना चाहिए था। ठीक है ना? चलो देखो, और where he is usually described as the son of his mother, then his mother's name.
और जहां पर सिर्फ माँ का नाम ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, सिंपल, पुत्र ऑफ माँ का नाम लिखा हुआ है, तो फिर माँ का नाम से। ये क्या है, ये एडिशंस हैं, ठीक है ना। ये डॉक्यूमेंट जब हम तैयार करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये नेसेसरी एडिशंस होती हैं जो हमको फिलअप करके देनी पड़ती है उस ऑफिस को, ठीक है ना। ये पूरे क्रीडेंशियल्स की तरह समझे जा सकते हैं, ठीक है ना। क्रीडेंशियल समझते हैं, शिनाख्त, ठीक है ना। लेट से आपके पास किसी का व्हाट्सएप आ गया और आप उसको जानते नहीं हो, ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे, यानी जानी मैं जैसे मैसेज भेजता हूँ भाई, कम अप विद योर क्रीडेंशियल्स, ठीक है ना। आप किसी को मुंह पे बोलेंगे अबे तू है कौन, तो थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट लगेगा, पढ़े लिखे जैसा महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये बोलेंगे भाई अपनी शिनाख्त दे, तू है कौन, ठीक है ना, बात हम एक ही पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जब इस बेरट की बात करोगे तो एडिशंस के नाम से जाना जाएगा। चलो, बुक इंक्लूड्स अ पोर्शन ऑफ ए बुक, इसी के अंदर ही इंक्लूड होता है, या तो पूरी की पूरी किताब को ही, या फिर उसका सिर्फ एक पोर्शन। एंड ऑल्सो एनी नंबर ऑफ शीट्स, ओहो शीट्स भी आ चुकी हैं, यानी कागज भी आ चुके हैं, कनेक्टेड टुगेदर, जो एक साथ कनेक्टेड हो, विद ए व्यू ऑफ फॉर्मिंग ए बुक और पोर्शन ऑफ बुक, जो कैसा प्रतीत होती है, यानी पेज पेज हैं बट वो कनेक्टेड कैसे, बुक के जैसा प्रतीत होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, अभी तो सिर्फ डेफिनेशन कर रहे हैं, यानी इस बेरट के अंदर जब जहां जाएंगे वर्ड जाएंगे ना, तो हमको समझना है बुक क्या होती है भाई। कहाँ जाओ, सेक्शन 2 के क्लोज 2 के अंदर जाओगे, बुक लिखा क्या लिखा हुआ है, या तो पूरी की पूरी किताब, या फिर उसका कोई पोर्शन, या फिर बंडल ऑफ शीट्स, ठीक हो गया। ये किसी ने सुना हो एप्सिन फाइल्स करके, ठीक है, कितने 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 शीट्स है इसमें, पता किसी को कितने डॉक्यूमेंट है। जितने जितने आ गए हैं, मतलब ऐसा ऐसा कह रहे हैं कि 50-60 लाख फाइल्स हैं, 50-60 लाख पेजेस हैं, और इसके अंदर अभी तक ह्यूमन हिस्ट्री जो नोन है, ऑफकोर्स जो प्रोपेगेंडे वाली है, ठीक है ना, ठीक है ना, क्या, एप्सिन फाइल, ठीक है ना, सबके नाम लिखे हुए हैं, महात्मा गांधी का भी नाम लिखा हुआ है। जनरल डिस्कस कर रहे हैं, एप्सिन फाइल का मतलब के लिए वो गलत काम ही हो रहा, लड़की होते हैं, बहुत कुछ हो रहा था उस आइलैंड के ऊपर, पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी डिसाइड हो रही थी, ठीक है ना, बच्चे बच्चे मार के नहीं खा रहे थे, ठीक है ना। चलो, नंबर 3 डिस्ट्रिक्ट छोड़ दो, 4 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छोड़ दो, सिंपल पढ़ देता हूँ, इंक्लूड्स द हाई कोर्ट, अंडरलाइन करो, इंक्लूड्स द हाई कोर्ट इन इट्स ऑर्डिनरी ओरिजिनली सिविल जुडिक्शन, इंक्लूड्स हाई कोर्ट को अंडरलाइन कर लेना बस। आओ, एंडोर्समेंट, एंड एंडोर्स्ड, चलो यूट्यूब वगैरह देखते हो, टीवी वगैरह, है ना, सामना होता है डेली, एंडोर्समेंट्स आती है बीच बीच में, यस। एड्स, देखो एड्स का मतलब तो जुड़ा होता है, ये कोई अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है इंग्लिश का भी, ठीक है ना, एडवर्टाइज कम से कम, ठीक है ना। बट अगेन एडवर्टाइज, हर किसी चीज को आप एडवर्टाइज भी नहीं कर सकते। जैसे कल को वकील हो जाओगे, बताओ वकील की कोई एडवर्टीजमेंट होती है, वकील की एडवर्टीजमेंट अपराध होती है, ठीक हो गया, अलाउड नहीं होता, डॉक्टर्स की नहीं होती। लेकिन डॉक्टर ने यहाँ वहाँ, क्योंकि निकट्टू लोग होते हैं, जब तक इनके दो चार छितर नहीं लगते जब तक ये मानते नहीं, इनको लगता है दुनिया सिर्फ लूट के खाने के लिए, ठीक है ना। कितना बेकार सा प्रोफेशन है, किसी को ये भी नहीं कह सकते आया करो भैया, आप क्यों आ भाई, है ना, क्यों आए भैया, सिंपल। चलो, लेकिन हाँ एंडोर्समेंट बोला जा सकता है, क्या वकील अपने प्रोफेशन को एंडोर्स करवा सकता है, यस। क्या एक डॉक्टर अपने काम को एंडोर्स करवा सकता है, यस। सही, सिंपल। चलो, आजकल तो प्रमोशन ही बोल देते कि भाई मैं एक सीरीज देख रहा था तो बीच में प्रमोशंस आ गई, ठीक है ना। बट एक्चुअल वर्ड क्या है, एंडोर्समेंट है। बट एंडोर्समेंट होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, एंडोर्स हमेशा लिख कर किया जाता है, राइटिंग, ठीक है ना। हमने सीआरपीसी या फिर बीएनएसएस में भी कई प्रोविजन में हमने एंडोर्समेंट पढ़ी। मान लो, जैसे कि जनरली हम देखते हैं पुलिस वालों की बड़ी फजीयत होती है जब दूसरी स्टेट में किसी को गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं, ठीक है ना, तो क्या करवाना पड़ेगा। जैसे कि रोहतक की कोर्ट ने क्या कर दिया, वारंट इशू कर दिया, क्या कि एक बंदा पकड़ गया, बताओ कहाँ से पकड़वाए,
हरियाणा के दूसरे डिस्ट्रिक्ट से पकड़वाएं या फिर दूसरी दूसरी, चलो दिल्ली से पकड़वाते हैं, ठीक है ना। कहाँ से, रोहिणी से, रोहिणी से पकड़वा लेते हैं, ठीक है। ये जो अपना एसएचओ है, कौन सा, पीजीआई थाने वाला एसएचओ है, ठीक है। अब इसको फॉर्मेलिटी फॉलो करनी है, कंप्लायंस करनी है, कंप्लीट करनी है फॉर्मेलिटीज, क्या क्या। दिल्ली जाएगा, ठीक है ना, दिल्ली जाएगा और दिल्ली उस एरिया का जो एसडीएम है उससे एंडोर्स करवाएगा। एंडोर्स करवाने के बाद उस एरिया पे जाएगा और वहां पर जाने से पहले जो उस थाने का, वहां के रोहिणी के थाने का जो एसएचओ है उसको इन्फॉर्म करेगा और उसको बोलेगा आजा भैया। कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई वो थोड़ा शातिर आदमी हो, भाग जाए कभी, तो क्या है, एक टीम पहले पहुंच गई है एंडोर्स करवा के एसडीएम साहब से, ठीक है ना, और बाद में एसएचओ, कंसर्न एसएचओ को बाद में बुलाया गया, ठीक हो गया। एंडोर्स कराना पड़ेगा, यानी एसपी क्या करेगा, एसपी या फिर एसडीएम क्या करेगा, ध्यान रखना, वो लिख कर प्रमोट कर देगा, हाँ भाई ठीक है जो तुम कर रहे हो ठीक है, ऐसे चले जाओ, ठीक है, मैंने परमिशन दे दी है, एसएचओ को कॉल कर देना, एसएचओ मना नहीं करेगा। वरना एसएचओ भिड़ते फोन उठा के क्या बोलेगा, हाँ जी एंडोर्स करवा लिया। एंडोर्स तो नहीं करो, जाइए पहले एंडोर्स करवाइए, ठीक हो गया। लिख कर प्रमोट करवाना किसी चीज को, प्रमोट कराने का मतलब ध्यान रखना सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। कोई काम करने के लिए उकसाना किसी को, किसी की उश्केरनी करना काम करवाने के लिए, कोई भी लिख कर, तो उसको एंडोर्समेंट, ठीक है, ठीक हो गया, सिंपल है, चलो। हाँ हाँ, ये तो फिर एम्बेसीज आ जाती है उनके बंदे में। अब वहां जिस देश में गया है वहां के कोर्ट के पास आपको जाना पड़ेगा, कोर्ट से पहले आपको थ्रू एम्बेसीज जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब उसके साथ रिलेशन कैसी है, ना ना ऐसा, ऐसा 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 नहीं, ऐसा नहीं, देखो अगेन जा तो सकता है वो, ऐसा नहीं है कि वो उसको बिल्कुल नहीं भेज सकते, ठीक है ना, लेकिन जरूरत नहीं होती। उस एरिया में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी तो फिर परमिशन चाहिए, यहाँ का इंस्पेक्टर कैसे लेगा परमिशन, ठीक है ना। हाँ वो ठीक है, मूवी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दिखा देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो मान लो अमेरिका में चला गया और एक खाकी वर्दी में खड़ा हुआ है, ध्यान रखना, इट इज ए कलर ऑफ डिमोर्स, ध्यान रखना, ये अंग्रेजों ने खाकी कलर जानबूझ के हम इंडियंस को दिया है। मुझे मुझे खुद को पसंद नहीं है और शायद जो पुलिस वाले पहनते हैं उनको भी पसंद नहीं होगा, ठीक है ना, सिंपल। ये एक तरीके से डिसग्रेसफुल है बहुत ज्यादा। वो तो गोरे हैं इसलिए उनकी काली ड्रेस है, ठीक है ना। अब जैसे अफ्रीकी लोग उनको ब्लैक बोल देते हैं, ठीक है ना, उनकी ड्रेस जो होती है वो थोड़ा लाइट शेड की होती है। हम ना काले ना गोरे, हम क्या, हम खाकी, ठीक हो गया, सिंपल। चलो आगे आ जाओ। एंडोर्समेंट एंड और या एंड एंडोर्स इंक्लूड एंड अप्लाई टू एन एंट्री। क्या क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर, एक एंट्री को इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर, किसमें, इन राइटिंग में, अंडरलाइन करो राइटिंग में, बाय अ रजिस्टरिंग ऑफिसर, किसके द्वारा, रजिस्ट्रार के द्वारा, रजिस्टरिंग ऑफिसर के द्वारा, ऑन अ राइडर, किस पर, राइडर पर, और कवरिंग स्लिप या फिर किसी कवरिंग स्लिप पर, टू एनी डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट के टेंडर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के द्वारा। एक बार जरा, अब सही समय है, एक बार रजिस्ट्रेशन समझ लेते हैं किस हिसाब से होता है, ठीक है। मैं पिक्चर बना रहा हूं, आप सोच लेना आप बायर हो सेलर हो, अपने हिसाब से सोच लेना, सेलर बायर, अपने हिसाब से सोच लेना, पिक्चर बना लेना क्या क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। चलो दोनों मिलेंगे, दोनों ने मिलकर डिसाइड कर लिया, ये लो भाई डी पार्क का प्लाट, तुम्हारा फेवरेट, रामू बर्गर एंड एसोसिएट्स, ठीक हो गया। चलो इसको रजिस्टर करवाना है, दोनों जो है रजामंद हो चुके हैं, सही। सीन क्या है, अब दोनों के दोनों तहसील के अंदर जा रहे हैं, वसीका से मिले, वसीका डी डायरेक्टर होता है बेसिकली, ठीक है ना। ये तहसीलों के अंदर ठक 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 लगे रहते हैं ना, ये वसीके होते हैं, ठीक है ना। वसीका के पास गए, वसीके ने डीड तैयार कर दी, डीड मतलब वो डॉक्यूमेंट, सेलर सेम डॉक्यूमेंट को क्या बोलेगा, सेल डीड, परचेजर सेम डीड को क्या बोलेगा, परचेज डीड, ठीक है ना, सिंपल। रजिस्ट्रार साहब के लिए तो ये डॉक्यूमेंट है ही, उसकी नौकरी से ज्यादा है, ध्यान रखना। अगर इन डॉक्यूमेंट में आग लग गई तो ध्यान रखना डॉक्यूमेंट में तो लगी ही लगी, तहसीलदार साहब की नौकरी में भी लग चुकी है,
ठीक हो गया। चलो, डीड पूरी कंप्लीट करने के बाद अब आप कहां जाओगे, जहां पे फोटोज वगैरह खींचती है, वहां पे एक ऑफिसर बैठा रहता है, रजिस्टरिंग ऑफिसर बोलते हैं उसको। वहां पे उसको दिखाओगे, देखिए जी कोई कमी पेशी तो नजर नहीं आ रही, ठीक है ना। अब दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो कोई कमी आपको बताएगा, नहीं तो बोलेगा ना भाई ओके है। ठीक हो गया। ओके है तो कोई बात नहीं, वो समय दे देगा, ठीक है ना। समय कब का होगा, जब तहसीलदार आएगा, क्योंकि ध्यान रखना मैंडेटरी उसकी फोटो खींचनी है। तहसीलदार एज ए विटनेस फोटो खिंचाता है, प्राइम विटनेस है वो। और तहसील के कामों में जब ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड केस कोर्टों के अंदर जाते हैं तो तहसीलदार साहब की जनरल डेट्स लगती हैं, ठीक है ना। कई बार मौके ऐसे आते हैं कि तहसीलदार साहब कटघरे के अंदर खड़े होते हैं और बयान भी लिखवाते हैं। ठीक हो गया। मैंने ऐसे ऐसे केस भी देखे हैं कि तहसीलदार साहब कटघरे में खड़े होकर सीधे गिरफ्तार होकर सीधे अंदर जेल में, क्योंकि ऊपर नीचे काम कर दिया, जो चीजें रजिस्टर नहीं होनी थी वो कर दी। सिंपल। चलो, कोई कमी नहीं, देखो अगर कमी नहीं है तो रजिस्टर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। कमी नहीं है तो अब दो काम होंगे। आप कमी को पूरा करवाओगे, पूरा करवाने के बाद वापस से उस रजिस्ट्रिंग ऑफिसर के पास गए, उसने बोल दिया ना अभी भी कमी है, या फिर बोलेगा कमी हट गई जी, आओ करवा लो, चलो सेम लाइन में आ जाएगा। अगर कमी है तो फिर रजिस्ट्रिंग ऑफिसर के पास नहीं जाओगे, फिर आप सीधा रजिस्ट्रार से मिलोगे आप, कि जी ये कमी बता रहे हैं। मेरे को याद आ रहा है, गोवा में गया था मैं, और मैंने ये टावर नहीं होते, ये टेलीकम्युनिकेशन के टावर होते हैं, किराएनामे के लिए बेसिकली लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट्स होते हैं बेसिकली, ये रजिस्टर करवा रखे हैं उसने, रिलायंस जियो ने, ठीक है ना, पूरा पक्का काम करवाया, ठीक है ना। तो मैं पीओ उसमें चला गया, वहां पे क्या हुआ, सारी की सारी डिटेल्स उसके अंदर भर दी। मैं रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रिंग का जो ऑफिसर है जो फोटो खींचता है बेसिकली, है ना, एक शीशे के कैबिन के अंदर बैठा रहता है, ठीक है, जो उधर फोटो खींचता है ना, वो मना करे उस डॉक्यूमेंट को। तो मैंने उसको बोला कि ये तो जी किराया नामा खाली है, हम कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद थोड़ी ना रहे हैं, ये तो किराया नामा है, ठीक है ना। बोला नहीं नहीं किराया नामा तो क्यों नहीं होगा, बोले जी इसमें ना ये लोन बता रखा है, यह जमीन जो है लोन पे है। वहां लोन पे तो है लेकिन किराए नामे का क्या लेना देना, समझ में आ रहा है। अगर किसी को ना समझ में आए तो बताना, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है ना, हो सकता है ना, कर दूं। देखो सीधी सिंपल सी बात है, आप रजिस्ट्रार के पास किस लिए जाते हो, रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो, ठीक है ना। मान लो आपके नाम पे ही नहीं है तो आप दूसरे के नाम पे कैसे चढ़ा दोगे। ध्यान रखना उनकी नौकरियों का सवाल है, रजिस्टरिंग ऑफिसर और रजिस्ट्रार की नौकरियों का सवाल है ये। फ्रॉड करने वाला तो फ्रॉड करके निकल सकता है, ठीक है ना, या फिर अच्छा कमीशन दे सकता है, जो भी है। लेकिन ध्यान रखना एक पार्टी की तो नौकरी जा सकती है वहां, ट्रिप्लीकेट में बनेगा। अभी ये तीन पार्टियां शामिल हो चुकी है इसमें। डन हो गया। अब ये हो सकता है रजिस्ट्रार का जो ऑफिसर था, ये जो फोटो खींचने वाला, ये बिल्कुल नया सा लड़का हो, पता नहीं, मेरा ध्यान नहीं, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कितनी उम्र का था वो, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है ठीक सी उम्र का ही था वो। उसने मना कर दिया कि बोले जी ये तो लोन की है, ये तो रजिस्टर हो ही नहीं सकती। मैंने कहा जी क्या बात कर रहे हो, हम कोई खरीद थोड़ी ना रहे हैं इसको, ये किराया नामा है जी, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है ये देखो। तो उसने क्या बोला कि आप ऐसे करो जी, आप रजिस्ट्रार साहब आ लिए हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, आप एक बार उनसे जाके एंडोर्स करवा लाओ, ठीक है ना। मैं गया सीधा, ठीक है ना, नौकरा, फिर उनका पीएन निकल के आया, ठीक है ना, क्लास वन ऑफिसर होता है ध्यान रखना, ठीक है ना, पीएन निकल के आया, ठीक है ना। हमने बोला कि भाई हम उसके लिए आए हैं, और ऑफिसर ने बोला है कि एंडोर्स करवाना है, ठीक है। अब वो अंदर गया, वापस आया, बोला जी 5 मिनट रुको, मैं अभी आपको बुलाता हूँ अंदर, ठीक है ना। अब 5 मिनट के अंदर जो कोई अंदर बैठा हो तो वो बाहर निकल गए, फिर पीएन आया बाहर, उसने बोला कि जी आप जाओ अंदर जाओ। मैं था, मेरे साथ एरिया का नंबरदार था, जो प्रॉपर्टी का मालिक है, जिसने लोन पे प्रॉपर्टी ले रखी थी, वो आया, ठीक है ना। हम सीधा का सीधा अंदर चले गए, ठीक है जी। अब ये इसीलिए बेसिकली एडवोकेट हायर करती है कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां होती हैं ये काम करवाने के लिए, क्योंकि किसी भी समय जरूरत पड़ सकती है अच्छे से एक्सप्लेन करने की, रिप्रेजेंट करने की। तो मैंने अपना बता दिया कि जी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रिलायंस जियो नेटवर्क को, ठीक है जी, और हम इस तरीके से किराए नामे को बेसिकली रजिस्टर करवा रहे हैं, ठीक है ना। और दिक्कत ये आ रही है कि जी ये जमीन लोन पे है, ठीक है ना। तो
रजिस्ट्रार उसने तहसीलदार साहब ने मेरे से क्या सवाल पूछा, आप इसको रजिस्टर क्यों करवा रहे हो? कि जी ये इसलिए रजिस्टर करवा रहे हैं क्योंकि किरायानामा 11 महीने करने के लिए नहीं जी, कम से कम 5 साल के लिए। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से अगर किरायानामा 11 महीने से ज्यादा का होगा तो वो मैंडेटरी हो जाएगा, इस सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं। और क्या है जी, उधर को टावर लगा हुआ, टावर तो हो सकता है 5 साल के बाद भी लगा रहे, ठीक है ना। तो इसलिए हम रजिस्टर करवाने, पक्का काम करवा रहे हैं। फिर बोलता फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है जी, ये जमीन लोन पे है और मैं आपके ऑफिसर को ये कह रहा हूँ कि जी हम तो सिर्फ किराए नामे को रजिस्टर करवा रहे हैं, हमारा इस लोन से कोई लेना देना नहीं। अच्छा जी, मालिक आया हुआ जमीन का? हाँ जी आया हुआ है। हाँ जी, कितने में ली, कितना लोन आपने क्लियर कर दिया? ठीक है जी, आप ऐसा करो एक एफिडेविट भरवा दो इनसे, ठीक है ना, कि ये लोन मैंने लिया हुआ है और मैं इसी किस्तें जो है प्रॉपरली दे रहा हूँ, ठीक है ना, और ये जमीन मैंने खरीदनी, मैं इसको आगे बेचूंगा। आप ऐसा लिख सकते हो जी? तहसीलदार साहब ने पूछा उससे, जो मालिक मेरे साइड बैठा हो। बोला जी मैं बताता हूँ आपको। फिर मैं बोला साइड में कि तहसीलदार साहब सिर्फ इतना कह रहे हैं कि तू सिर्फ इतना लिख के दे दे कि तू बैंक के जो पैसे लेके नहीं भागेगा। बोला हाँ हाँ जी लिख दूंगा, ठीक है ना, बोलने का फर्क हो जाए, हाँ जी लिख दूंगा, ठीक है ना। उसी समय वहीं पे बैठ के ही, ठीक है ना, एफिडेविट पे साइन करवा दी उसके, ठीक है जी, वो लगा दिया। और ये लो पूरी की पूरी फाइल तैयार होगी। ट्रिप्लीकेट पे देखो, तीन तीन सेट बने हुए हैं, ये ट्रिप्लीकेट है, ठीक है ना। एक के ऊपर नोट लगा दिया उसने, चिट नोट होता ना, चिपकने वाला, चिप चिप नोट, वो नोट निकाला, तहसीलदार साहब ने यहाँ कोने में चिपकाया और एंडोर्स्ड, या फिर सिंपल अलाउड लिख दिया। मैं वापस उसको लेके गया, मैंने उस ऑफिसर को बोला पकड़िए, लीजिए, ठीक है ना। उसने देखा हाँ भी अलाउड कर दिए, बट ठीक है जी 5 मिनट बैठो आपको बुला रहे हैं, ठीक है जी। फटाफट से फोटो खिंच गई, ठीक है जी, फोटो खिंचवाने के बाद ठीक है जी, बस वो भी चला गया। आपने बोला जी चलो आप, बोल रहे इतनी पार्टी पुटिया की बात ना आ रहा, तू जा अपना काम कर। बोला चलो मैं आपको खाना खिलाता हूँ, तू जा, मैं चला जाऊंगा, मैंने जा लेने मैंने और साइड करवानी, ठीक हो गया। ये होती है इंडोर्समेंट, ये इंडोर्समेंट बड़ी पावरफुल होती है, राइटिंग में होती है, कोई भी काम करवाने के लिए अलाउ कर देना, एंडोर्स कर देना, यानी सहमति आपकी, डन। आगे आ जाओ, दोबारा से पढ़ दूं। एंडोर्समेंट के अंदर इंक्लूड होता है और अप्लाई होता है किसी एंट्री के ऊपर जो कि राइटिंग में रहेगी, या तो रजिस्टरिंग ऑफिसर के द्वारा, किस पे, राइडर पे, या फिर कवरिंग स्लिप के ऊपर, किसी भी डॉक्यूमेंट के टेंडर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट, ठीक है ना, किस चीज के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। समझ गए एंडोर्समेंट का मतलब? ठीक है जी, आगे आ जाओ। नंबर 6 आओ, मेन सवाल पे आ जाओ आज की। इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी हमने? मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी। क्यों? क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी को ही इंक्लूड करता है, रजिस्ट्रेशन एक्ट दोनों प्रॉपर्टीज को इंक्लूड करता है। एक आधा कोई बताओ मूवेबल प्रॉपर्टी जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेबल है। गाड़ी तो मैंने बता दिया आपको, व्हीकल, व्हीकल के अलावा सोचो, मूवेबल प्रॉपर्टी है और मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन उसका, है ना, सिंपल। अगर किसी के पास बिना आरसी की गन मिल गई तो, ठीक है ना, ये इधर तो जाएगा ही जाएगा, फिर आर्म्स एक्ट में भी जाएगा, ठीक है ना। और ये इलीगल हथियार है, गाना में ठीक लगा नहीं, जिंदगी खराब हो जाती है, ठीक है, सिंपल। देखो, मूवेबल प्रॉपर्टी अगर मैं पूछूं कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर क्या डेफिनेशन दे रखी है मूवेबल प्रॉपर्टी की? हाँ, अनमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कोई डेफिनेशन दे रखी है मूवेबल प्रॉपर्टी की, ना, सिर्फ इतना बोला हुआ है कि मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो इमूवेबल नहीं होती। तो एक रूल तो ये, इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो मूवेबल नहीं होती, ठीक हो गया। आओ जरा, इंक्लूड्स लैंड, ध्यान रखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन कैसी आ रही है, इंक्लूसिव डेफिनेशन आ रही है। इंक्लूसिव डेफिनेशन किसको कहते हैं? कई बार कोई एक टर्म ऐसी हो जाती है जिसको डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल ना हो तो उनको डिफाइन करना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर डिफाइन कर दिया तो फिक्स हो जाएगी डेफिनेशन, फिर उसके बाहर की चीजें शामिल नहीं हो पाएंगी। लेकिन इंक्लूसिव डेफिनेशन डालने से क्या होगा कि वो डेफिनेशन का फ्रेज कभी भी कंप्लीट नहीं होता, यानी और उसके अंदर संभावनाएं होती हैं, उसके अंदर और भी चीजें आ सकती है, कल को शामिल हो सकती हैं, ठीक हो गया। जैसे कि अभी हम करेंगे, कुछ और पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगा, बट एक बार समझते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी किसको कह रहा है ये मेरे। नंबर 1 लैंड, कोई शक? जमीन मूवेबल इमूवेबल?
किसी भी तरीके से मूवेबल हो सकती है जमीन, ठीक। बिल्डिंग्स बताओ, किसी भी तरीके से, हाँ उठा लेते हैं, उठा लेते हैं, ठीक है ना। बट जाना कहाँ, बहुत बहुत खर्चा है, हर कोई नहीं करा सकता। ये मुझे सेक्टर मुझको बहुत पसंद है, लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहा। अब मैं चाहता हूँ कि नहर कूद जाऊं और वो जो तिलियार वाला जंगल है ना उसमें अपनी सेम कोठी बना दूं। जितने का बना नहीं होगा वो ठीक है ना, उतने का खर्चा लग जाएगा, समझ पा रहे हो। चलो, और हेरिडिटरी अलाउंसेस अंडरलाइन करो। हेरिडिटरी, खानदानी अलाउंसेस, जो अलाउंसेस जो भत्ते मिलते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी बोल रहे हैं उनको। हाँ बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, बट एक बार पहले कंप्लीट करते हैं। राइट्स टू वेज अंडरलाइन, ध्यान रखना है, पीटी के बराबर क्वेश्चन है ये सारे के सारे। रस्ते का अधिकार, इमूवेबल प्रॉपर्टी बोल रहा है यह एक्ट। राइट टू लाइट्स, रोशनी का अधिकार, अंडरलाइन। फेरीज, फेरीज मतलब यात्रा, राइट टू फेरीज, यात्रा का अधिकार, इमूवेबल प्रॉपर्टी। राइट टू फिशरीज, मछली पालन, मछली का बिजनेस जो भी, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और एनी अदर बेनिफिट, या फिर कोई और को जरा सर्कल कर लो जिन जिनके पास डायरेक्ट है। या फिर कौन कौन से बेनिफिट, दूसरे बेनिफिट भी आ गए उसके अंदर। टू अराइज आउट ऑफ लैंड, जो जमीन से जन्म लेते हैं, वो वाले फायदे, वो वाले एडवांटेज, वो वाले बेनिफिट जो जमीन से आते हैं। एंड थिंग्स, एंड के ऊपर प्लस लगा लो, और वो वाली चीजें जो अटैच्ड टू दी अर्थ है, अर्थ के साथ अटैच्ड हैं। और फिर से सर्कल कर लो, या फिर जो परमानेंटली फास्टन, बंधे हुए हैं, परमानेंट। ये बंधन कैसा है, परमानेंट बंधन है किसी चीज से। टू एनीथिंग, किसी ऐसी चीज से विच इज अटैच टू अर्थ, जो चीज जो जमीन से अटैच्ड हो, ठीक है जी। बट नोट को जरा बॉक्स कर लेना, बट इसके अंदर क्या चीज नहीं आती है, स्टैंडिंग टिम्बर, बांस के पेड़, सफेदे के पेड़, पेड़, ठीक है ना, सिंपल। और चलो पुष्पा तो बाद में बनेंगे, लाल चंदन बाद में एग्जांपल लेंगे, ठीक है ना। चलो, बट नॉट स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोविंग क्रॉप्स, ग्रोविंग क्रॉप्स भी शामिल नहीं है। यानी ये क्या है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। सफेदे का लगा हुआ पेड़ मूवेबल प्रॉपर्टी है। बांस का पेड़ बोलूं या घास बोलूं, पेड़ बोल दूं, नॉर्मली नॉर्मली पेड़, पेड़ अच्छा बड़ा भारी दरख्त हो है, अगर आप बांस को नहीं काटोगे तो इतना मोटा तना हो जाता है। अब वो फटेगा, वो किसी भी समय फट सकता है, ठीक है ना। बांस जब गिरता है तो भाई साहब बड़ा धरती हिलती है, बहुत भारी हो, कितना मेरे हिसाब से कितना 90 फुट और पता नहीं कितना 100 120 20 फुट चले जाता हो, अगर बांस बहुत तगड़ी क्वालिटी का हो तो। सही। उगती हुई फसल और घास, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन किंतु अपितु ये सारी की सारी चीजें अटैच्ड टू अर्थ हैं। क्या हवा में घास उगा सकते हो, नहीं उगा सकते, हवा में क्रॉप्स, सही। वैसे उसको क्या कहते हैं, हमने जीके में किया था ना, जो जैसे अंतरिक्ष में वो फसल उगाने की तैयारी कर रहे हैं साइंटिस्ट, सिर्फ पानी के छोटे छोटे पाउचेस होते हैं, उनके अंदर मिनरल्स डाल देते हैं और क्या है उनको हवा में लटका देते हैं ऐसे, और वो पौधा जो है वो ग्रो करता रहता है। अभी पढ़ा था, याद करना, पता नहीं कौन सा एग्रीकल्चर होते हैं। सर जैसे ट्यूबवेल वगैरह है खेत में, वो अर्थ से अटैच है, फिर भी वो मूवेबल में कंसीडर किया जाएगा। अभी आपने बोला अटैच टू अर्थ। नहीं नहीं, ये लिखा हो ना, अभी करेंगे ना सवाल जवाब, तो देखो अब आएगा। देखो, पूरे बेरेक्ट में कहीं पर मूवेबल की डेफिनेशन लिखी हुई क्या, देखो जरा, है क्यों नहीं, आओ जरा। मैंने इसी कारण से बोला आपको, ये बाद में करूंगा। चलो नो पढ़ो, मूवेबल प्रॉपर्टी। इसके अंदर देखो, इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोविंग क्रॉप्स एंड ग्रास, वहां से नोर में डाल दी, यहां पर यस में डाल दी। फ्रूट अपॉन एंड जूस इन, अंडरलाइन, फ्रूट अपॉन, अपॉन को अंडरलाइन करो, पेड़ों पर जूस,
सॉरी, पेड़ों पर फ्रूट, और जूस इन, ये अंदर है, ये ट्री में अंदर है, एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी अदर डिस्क्रिप्शन, और दूसरे प्रकार की हर एक प्रॉपर्टी एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़कर सारी चीजें मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएंगी। ध्यान रखना, जितना सिर्फ इस बेरट के लिए जरूरी है सिर्फ उतना डिस्कस करेंगे। असल में जो प्रॉपर डेफिनेशन है मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की, वो आपकी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मैं लिखवाऊंगा, वहां पर जाकर ये पूरा का पूरा कंसेप्ट ध्यान रखना। ये लगभग लगभग हर दूसरे बेरट में ये डेफिनेशन, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और डेफिनेशन चाहे इसकी डेफिनेशन या फिर कौन कौन से आपने बेरट पढ़ लिया उनकी डेफिनेशन सेम है। मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी, जो इमूवेबल नहीं है, इमूवेबल कौन सी, जो मूवेबल नहीं, इसमें भी लिखा हुआ है एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। चलो आओ जरा इस बेरट के हिसाब से ध्यान रखना, जो आज हम पोर्शन निपटाएंगे उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चलो, सर आप ये भी छोड़ दिया, ली छोड़ गया। इसमें एक वर्ड है इंडिया का, आपने किसमें टू नाइन में, मूवेबल क्या की पढ़ी है। किसमें टू नाइन में? इसमें ये काबूलियत है, अरे अभी अभी सबसे तो नया आएगा। दिमाग यहाँ अटका हुआ है। कबूलियत, कबूल करना, कन्फेशन। काबुल नहीं है बेटा, तो कबूल सर है। फिर इसमें सर ये इसमें कबूलियत का क्या मतलब है? बिल्कुल कन्विंस डीड होती है भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मेरा भी हिस्सा है इस जमीन में, बट हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर इसका सारा का सारा किराया मेरे पड़ोसी को चला जाए, मुझे दिक्कत नहीं है, ये कबूलियत है। सर ये भी फिर रिटर्न मोड होगी हाँ, या और भी हो सकती देखो अगेन, अगर आपको ध्यान रखना, हम यहाँ पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन के पर्पज से पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन तो राइटिंग वाले का ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बड़ा आदमी पहुंच गया, दो आदमी बड़े बड़े आदमी थे, पहुंच गए तहसीलदार साहब के सामने, अरे हम कह रहे हैं तू कर दे रहे, अब किस चीज को रजिस्टर करूँ, कुछ किस चीज को करूँ, डॉक्यूमेंटेशन में लाना पड़ेगा, ठीक है ना। है। हम यहाँ पे ज्यादातर अगेन एविडेंस नहीं चलेगा। रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं हम। रजिस्टर अगर कराना है तो आपको डॉक्यूमेंट ही रजिस्टर कराना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो कॉन्क्लूसिव एविडेंस उनका पूरा की रिकॉर्ड पूरा का पूरा संभाल के रखना है। ध्यान रखना, हम एविडेंस के पर्पज से नहीं पढ़ रहे हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। जरूरी थोड़ी ना कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट उठ के ले जाके कोर्ट में ही चल जाते हैं सारे दिन, नहीं, जरूरत नहीं पड़ती। कई डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं आराम से चलता रहता है उनका काम। डन हो गया। जब एविडेंस के पर्पज से जब यूज होगा ना तब आएगी ये बात, तो ठीक है ना। इसके लिए भी फिर अलग अलग रूल्स हैं कि कोई फलाना डॉक्यूमेंट कैसे करो, कोई प्रोबेशन से हो रहा है, कोई सर्टिफाइड कॉपी से हो रहा है, किसको किसी के लिए सिर्फ ओरिजिनल प्राइमरी एविडेंस ही चाहिए, ठीक हो गया, सिंपल हो गया। ये अटैच तो है, बट ध्यान रखना अभी हम सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन के पर्पज से कोई डॉक्यूमेंट है उसको देखेंगे, ठीक है। दूसरे डायरेक्ट फॉर ए वाइल हटा दूंगा, ठीक हो गया। आओ जरा देखो, बेरट खोलो, मेरे को जरा इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बताओ। सिंपल, लैंड, ठीक है, और बिल्डिंग्स, एस लगा हुआ है या फिर सिंगुलर है? बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, और यस, खानदानी बत्ते, और यहाँ पे राइट्स लिख लेता हूँ, राइट्स टू वेज, लाइट, लाइट है, लाइट्स, लाइट ऐसे, ठीक है, फेरीज, फिशरीज, और ठीक है, एक और निकाल लेना, एनी अदर परमानेंट, क्या है, बेनिफिट्स आउट ऑफ लैंड लिख रहा हूं खाली, और यस, और निकालो, थिंग्स अटैच टू अर्थ, और परमानेंटली पी फास्टन करना हो, टू एनीथिंग
विच इज अटैच्ड, ये वर्ड पे ध्यान रखना है। यहीं से ही सवाल निकलेगा, यहीं से ही गलत होगा, और यहीं से ही हमेशा हमेशा के लिए आज ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल। मैं ये नोट वाले को नहीं डाल रहा हूँ, ठीक होगा। साथ साथ में जरा बनाओ इसको, एक एक चीज को उठाते हैं। देखो जी, मुझे नहीं लगता जमीन मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके माइंड में सवाल है, ठीक है किसी माइंड में? बिल्डिंग्स, कोई सवाल नहीं है, ठीक है। चलो आओ जरा खानदानी भत्ते, हेरिडिटरी अलाउंसेस की बात कर लेते हैं। देखो हेरिडिटरी अलाउंस उनको कह रहे हैं, नंबर वन ये परमानेंट होते हैं, नेचर इनका। ठीक है ना, ये गए होंगे किसी कोई रियासत वगैरह में गए होंगे, किले पहाड़ देखे होंगे, महल वगैरह देखे होंगे, ठीक हो गया, सिंपल। जैसे जयपुर गए होंगे, ठीक है ना, जयपुर में बेसिकली दो दुर्ग हैं, एक शहर में है नीचे और एक पहाड़ पे। जो ऊपर पहाड़ वाला है ये ओरिजिनल पुराना जयपुर है, जो नीचे है ये बाद में बसाया है, चालू में पता नहीं, शायद 17वीं शताब्दी में बसाया है, नीचे वाला है पता नहीं कब बसाया है। एक महल नीचे है, उस महल का भी कुछ एक एरिया ऐसा है जहां पर टूरिस्ट जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन किंतु परंतु कुछ एक एरिया ऐसा है जहां पर कोई भी टूरिस्ट नहीं जा सकता, सही। ध्यान रखना, हमारे देश के जो, अपने देश की जो परंपरा है, जितने भी राजे महाराजे आज भी जो है, ये इवन सेनापति बोले जाते हैं। मान लो कल को अगर युद्ध जैसी स्थिति आ गई, ठीक है ना, और वो बॉर्डर पे लगता है, तो उस एरिया के राजा को बुलाया जाएगा, वही सेनापति है, ठीक हो गया। अब तो धीरे धीरे हिस्ट्री आ रही है, ये तो जंग लड़ रहे हैं, 1965 की जंग लड़ रहे हैं, 1971 की जंग लड़ रहे हैं, 1962 की जंग लड़ रहे हैं, ठीक है, लड़ रहे हैं अपने अपने एरिया में, ठीक है ना। अपने लोगों को यही लीड करते हैं, चलो भैया तो वहां पे लगाओ, यही डिसाइड करते हैं, सारा की सारी पॉलिसी यही बनाते हैं। बट क्या है, लॉयल टुवर्ड्स द सेंटर। डन हो गया। अब उस किले का बहुत सारा एरिया किसको दे दिया, सरकार को दे दिया, सरकार मेंटेन करती है उसको। डन है ना। लेकिन कुछ एरिया ऐसा है जो सरकार मेंटेन नहीं करती है, वो कौन मेंटेन कर रहा है, वो राजा साहब स्वयं कर रहे हैं, ठीक हो गया। जो एरिया राजा साहब ने किसको दे दिया, सरकार को दे दिया, उसके बदले में राजा साहब और उनकी फैमिली को हेरिडिटरी अलाउंसेस दिए जाते हैं, इसको प्यार से बोलते हैं रॉयल्टी, ठीक है। फारसी में बोल देते हैं पेशगी। जैसे पेशवाज लोग होते थे उनको पेशवाई दी जाती थी, राजा जो लोग होते थे उनको राजाई दी जाती थी, ठीक है ना, नवाबों को नवाबी, ठीक है ना, देते होते थे तुम्हारा, कभी से चल रहा है, ठीक हो गया। ये ध्यान रखना, अगर कोई हेरिडिटरी राइट नहीं है, ध्यान रखना, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं गिनी जाएगी। भाई मिल जाता है, कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता, ठीक है ना, फलानी सरकार आ जाती है तो वो तो दे देती है, फलानी सरकार नहीं देती ना, कोई भी सरकार आएगी, कोई भी गवर्नमेंट आएगी, हेरिडिटरी अलाउंस पे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा, जैसे जैसे उस जगह का उस स्टेट का रेवेन्यू बढ़ेगा, रॉयल्टी भी बढ़ेगी, ठीक है ना, ये तो सिंपल होता है। अब जैसे किसी ने, सालासर मंदिर जाते हो ना, सालासर जाते हो, धाम पे जाते हो, नहीं होते? चलो वैसे जाते हो, किसी मंदिर मंदिर में जाते होगे, कोई ऐसा मंदिर जो आपके देखते देखते वहां पे बड़ी कम लोग आते थे, देखते आजकल तो भाई धोख मारने में नहीं मिलता, ठीक है ना, देखते देखते, ठीक है ना। अगर सालासर की बात करें, अब तो खैर ऐसा बताते हैं कि जो पंडित जी का जो परिवार है, जो मेन जो मोहनदास बाबा, उनकी जो फैमिली जो आगे बड़ी, उनके जो भांजे भूंजे थे, उनकी फैमिली में भी कुछ डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है, बट कंफर्म नहीं। ये यूट्यूब पे भी देखा हो ना, कई आते हैं वीडियो वगैरह बनाते हैं अपनी अपनी, ठीक है ना, ये फोन करके वहां पे लेके भी जाते हैं, पूजा वगैरह भी करवाते हैं, सामने से भी दर्शन कराएंगे, हमारे जैसे तो पीछे खड़े ना, वहां पर दर्शन दे दे, ठीक हो गया ना, ठीक हो ना।
ठीक है ना, एक आधा कोई होने को यार। पता है क्या, मैं जब पहली बार, अभी जैसे सिस्टम चेंज कर दिया उन्होंने, अब मैं हुआ क्या, मैं बीडी के सारे अपना चल रहा हूँ आराम से। ठीक है, मैंने क्या देखा, जो उस तरफ वाली जो लाइन है ना, वो सीधी नीचे से आती है। तो मैंने इधर से दर्शन करे, मगर मुझे लगा शायद मैं भी नीचे चला जाऊंगा, आगे चला जाऊंगा, बट वो लगाया मतलब बैरियर लगाया हुआ था, मैं जा ही नहीं सकता। मैंने दर्शन करे, ठीक है ना, और फिर मैंने कहा बाबा फिर आऊँ, वापस गया, वापस लाइन में लगे, फिर इधर वाली उसमें लाइन में लगा, फिर नीचे से आया, फिर थोड़ी देर फिर अच्छे से दर्शन कर। फिर मैंने देखा कि भाई एक लाइन और है नीचे से, वहां से उधर से लोग आ रहे हैं, वो तो बिल्कुल जमा नीचे खड़े हैं, अब वहां पे कैसे जाएं। तो वो रॉयल्टी पे कर रहे हैं, सरकारी रॉयल्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये तो अपनी थोड़ी है, अपनी पर्सनल धार्मिक रॉयल्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो ऐसे जो पंडित जी हैं उनको कॉल कर रहे हैं, या फिर उनकी जानकारी है, या कोई मंदिर के ट्रस्ट का कोई मेंबर है, उसके थ्रू जो है वो लोग आगे से जा। ठीक हो गया, सही बात है, वो पूरा सोने का कर दिया हो तो, अगर नॉर्मल आदमी को कर देंगे तो क्या पता कब लालच आ जाए। बख्शता क्या इस देश का आदमी, उन्हीं शायद इस देश का आदमी नहीं बख्शता। ठीक है ना, इंटरेस्ट बड़ा है, डन। बट ध्यान रखना, अगर परमानेंट नेचर नहीं है, अगर वो हेरिडिटरी से नहीं है, हेरिडिटी मतलब एक के बाद भाई उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, की हेरिडिटरी है, ठीक है ना। स्पेसिफिक पर्पस के कारण बोला मैंने खानदानी। ठीक हो गया, चलो नेक्स्ट। शाबाश, रास्ते का राइट। देखो जी, आजकल तो बहुत इजी है। रोहतक का ये रिंग रोड देखा, आउटर रिंग रोड, कितनी सारी सोसाइटियां सोसाइटियां बना दी। एक ऐसी सोसाइटी देखो जिसमें प्लॉट तो बहुत बढ़िया बढ़िया है, बड़े बड़े, सस्ते सस्ते, ठीक है ना, लेकिन विदाउट रास्ता, रास्ता नहीं। मसनात नगर, हाँ सड़कें हैं, वो तो कंस्ट्रक्शन चल रही ना अभी, वो तो भी कंस्ट्रक्शन चल रही। मेरे ख्याल 30 फुट की तो सड़क है, 30 फुट की सड़क है। सही, सोचो जरा, ऐसी प्रॉपर्टी इमेजिन करके देखो जिसमें जाने का रास्ता ही नहीं है। ऐसी प्रॉपर्टी को सोच भी नहीं पाएंगे हम। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसमें जाने का रास्ता उसके साथ, वो वाला अधिकार उस प्रॉपर्टी के साथ अटैच्ड है। धरती से जाएंगे, वायु मार्ग से थोड़ी ना जाएंगे, समझ पा रहे हो। डन। लेट्स से खेत है अंदर, रिहाइश नहीं है, खेत है। एक भी ऐसा खेत बताओ जिसमें जाने का रास्ता। रास्ते का अधिकार एक ऐसा अधिकार होता है, इसके ऊपर तो 2 मिनट में केस हो जाता है। अगर कोर्ट में चले गए और किसी ने सोसाइटी काट दी, जज साहब भी हैरान हो जाएगा, अरे इसमें सड़क कहाँ है। तो सड़क बना लेंगे बाद में कैसे बनाएगा, तो किसी की प्रॉपर्टी हटाएगा। ये क्या बकवास कर रहा है। ठीक हो गया, सिंपल। यह अटैच्ड है, और उतना ही परमानेंट है जितनी इमूवेबल प्रॉपर्टी परमानेंट होती है। रास्ता तो वही रहेगा, है ना, मंजिलें बदल जाती है, रास्ता वही रहता है। ठीक है ना, लाल किला लाल से हरा हो सकता है, लाल से नीला हो सकता है, पीला हो सकता है, बट जाने का रास्ता वही रहेगा। सिंपल, उतना ही अटैच्ड है, सेम लाइट। ठीक है ना, अभी देश की जो संख्या है, जनसंख्या है, पॉपुलेशन, वो इतना पढ़ी लिखी नहीं हुई है कि इजमेंट्री राइट के थ्रू सूरज की रोशनी के लिए लड़ाई लड़ती फिरे। विदेशों में लड़ते हैं लोग ऐसे। ठीक है ना, विदेश के अंदर क्या है, जैसे घर बना दिया, और घर की जो चार दीवारी होती है ना, जो बाहर गार्डन को भी वो करती है, तो एक सर्टेन ऊंचाई से ऊपर दीवार नहीं बनानी आपको, वरना पड़ोसी बोलेगा कि मेरा राइट टू लाइट आपने ब्रीच कर दिया है। ठीक है ना, जैसे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस आते हैं, आप ढूंढना, ये आपको जनरल मिल जाएंगे। ये जनरल कमोडिटीज एक्ट के अंदर आ जाता है उनका। अमेरिका, पता नहीं देश कौन सा था, अमेरिका था या कौन सा था। डन हो गया, चलो। राइट टू फेरीज, फेरी कहा जाता है रथ को। ठीक हो गया, गाड़ियां। ठीक है ना, बताओ, जरूरत है कितनी, बोलू, बेसिक नीड है। बेसिक नीड है भाई, समय समय की बात है, बेसिक नीड है। ठीक हो गया,
सिंपल। रास्ते जितनी ही राइट टू फेरीज के राइट होते हैं। ठीक हो गया जी। आओ फिशरीज। इमेजिन कर लो, लेट से ये रोहतक की बाउंड्री है, ठीक है ना, ये अपना शहर है छोटा सा, है ना, ऐसे ही है शायद, है ना। ये यहाँ पर ये लो तिलियार लेक है, ठीक है, चलो मैं तिलियार लेक को बढ़ा रहा हूँ, बादरगढ़ तक बढ़ा दी मैंने। ठीक हो गया, देखो इतनी बड़ी लेक है ये, ठीक है। इस लेक के चारों तरफ कई गांव, ठीक है, अपने सारे खेड़ी अगर रोहद सांपला, एक आधा और नाम बताओ, इस्माइला, खरावड़, बोर, बोर, ठीक है ना, और भी एक आधा गांव आ गया बीच में। डन हो गया। देखो ये लेक के चारों तरफ बसे हैं, सही। जब हम बेसिकली जियोग्राफिकली इस पूरे वर्ल्ड के मैप पर जो पॉपुलेशन बटी हुई है, अगर पॉपुलेशन को देखेंगे तो ध्यान रखना ज्यादा पॉपुलेशन वहीं मिलेगी जहां पर पानी है, जहां पर जितना पानी कम है पॉपुलेशन उतनी ही कम है। इंसान को छोड़कर दूसरे जीव मिल सकते हैं। ठीक हो गया, इंसान नहीं मिलेगा क्योंकि इंसान को पता अगर हम चले गए तो फिर सारे जीव चले जाएंगे, फिर वो थोड़ी दिन हम जंगा भी चली जाएगी। ठीक हो गया, सिंपल है। अब देखो ये जो गांव वाले हैं ना, ये बहुत पुराने समय में, ठीक हो गया, इस बहुत बड़े तालाब में, या बहुत बड़ा क्या कहूं, मतलब इसको कुंड को, ठीक है ना, इस कुंड में मछलियां पकड़ रहे हैं बहुत पुराने समय में, बहुत पुराने समय से जीवन यापन है इसी कुंड में, जो है ये मोती का व्यापार करते हैं, ठीक है जी। अच्छा इसके साइड में जो इस तरफ क्या है, खारे पानी की भी छोटी सी झील है, यहाँ से नमक भी निकालते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पर भी गांव बसे हुए हैं। डन। ये जो तालाब है ना, ये महाभारत में भी इसका जिक्र आया है। वो याद है, एक वो पानी पीने के लिए फिर वो यक्ष प्रकट हो जाता है, वो पूछता है, सवाल का जवाब दे, भीम कहता है तो छोटे ने पानी पीने देना, वो वहीं पे मूर्छित हो जाता है, ठीक है ना, है ना। वो ये गांव के थे वे कि यक्ष। सिंपल हो गया। देखो कितने, कहने का मतलब कितने पुराने समय से यहाँ मछलियां पकड़ने का काम कर रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट आके इनसे इनका ये राइट नहीं छीन सकती। ठीक है, सिंपल है। ये इस तालाब के जैसा ही परमानेंट, बताओ तालाब परमानेंट है, तालाब टेम्परेरी है। ऐसा कहा जाता है कि ये तालाब के ऊपर जो है ना, स्वयं जल देवता की जो अनुकंपा है, ठीक है जी। पूरे उत्तर भारत में भी यदि 10 साल तक सूखा पड़ जाए, लेकिन ये प्रदेश ऐसा है, ये वाला कुंड ऐसा है, ये कभी नहीं सूखता। एक ऐसा कुंड और भी है, पता है किसी को, हमारे देश में ऐसा कुंड है जो कभी नहीं सूखता। वहीं से जो है, देखा हो ना सर ने माता कुंडू, वहीं से ही निकास है। बहुत बड़ा भारी मेला बढ़ता है वहां पे। ना ना, पुष्कर वाला कुंड, ठीक है ना। इसी इसी कुंड से ही सबसे पहले जो है लोग कहाँ, कलकत्ता में जाकर बसे थे। बड़ा प्राइम सरनेम है, आपको बड़े सारे कुंडूज मिलेंगे आपको। हम केस लॉज भी पढ़ते हैं, सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट, याद आ रहा कुंडू, वीरेंद्र कुंडू, ठीक है ना। ये शिनाख्त उनकी, ये कुंड से निकलेंगे बेसिकली, वहीं पे रहते थे। फिर इन्वेजन वगैरह हुआ, जाना को इन्वेजन तो बहुत कुछ छुड़ा देता है, ठीक है। बेरी का आपको साहूकार, जो बड़े बड़े, जो आज आज की डेट में बड़े बड़े सेठ जी कलकत्ता के अंदर बैठे हो, बेरी कहाँ, देखो कलकत्ता का है ना। आप तो पूरी कोशिश करें, बेरी माता की बड़ी सेवा करते हैं। चलो डन हो गया। देखो इनसे ये कोई भी राइट नहीं ले सकता है। सिंपल हो गया, सही। आ जाओ दूसरे तरीके से पूछ लेता हूँ, ये जो कुंड है ये परमानेंट है क्या, ये अटैच्ड है क्या, ऐसा कर सकते हैं इस कुंड को उठा के कहीं दूसरी जगह फिट करवा दें, नहीं हो सकता। तो इस कुंड के अंदर, या जो इस तालाब के अंदर, या फिर इसको प्यार से बेसिकली इसको आशीर्वाद सागर कह देते हैं लोग, ठीक है ना, क्या इस सागर से मछलियां उठा के बाहर कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। हाँ देखो मछलियां पकड़ रहे हैं, मछलियां पकड़ रहे हैं तो भाई बेच भी रहे हैं। ठीक हो गया। ध्यान रखो ये जो मछलियां हैं,
जब तक इस समुद्र में रहेंगी, जब तक पानी में रहेंगी, तब तक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे ही आप उसको बाहर निकालोगे, मूवेबल प्रॉपर्टी में बदल जाएगी। ठीक है, कल इस नक्शे को और करेंगे। चलो आज ही करा देता हूँ। सवाल छोड़ देता हूँ आपके माइंड में, 3-4 सवाल छोड़ देता हूँ। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। डीजेएस का भी टेस्ट दोगे तो भी पीटी में आपको सवाल मिलेगा। ये देखो, एक छोटी सी नदी भी है, ठीक है ना, ये अपना इधर पियोवा से आती है ये, ठीक है ना, ये इस कुंड में आकर गिरती है, इस कुंड से ये फिर सोनीपत होते हुए यमुना जी उसमें गिर जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, मछलियां तो देखो इसके अंदर भी हैं, और ये नदी ध्यान रखना बहुत बड़ी नदी नहीं है, यमुना नदी की जैसे ऐसी नदी नहीं है, छोटी नदी है। तो खेत के अंदर से बह रही है, इधर भी खेत है इधर भी खेत है। अच्छा, कई खेत ऐसे हैं जो दोनों तरफ है, ठीक है ना, जमीन के टुकड़े भी हैं, गांव भी हैं जो दोनों तरफ है। डन, समझ पा रहे हो। यहाँ पर भी तो मछलियां हैं, तो ये मछलियां कैसी मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। मेंटेनेंस का, वुमन की मेंटेनेंस का राइट कैसा है, क्या हेरिडिटरी अलाउंसेस में डाल दें, बना दें उसको मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। सोचो, सोचो जरा। जीवन में पान खाया होगा आपने, है खाया नहीं खाया? अरे वो नशे वाला नहीं कर रहा, नॉर्मल कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। जिसने खाया है, ये क्या होता है? ये मतलब बनाया जाता है फैक्ट्री के अंदर या फिर ये फसल होती है? ये पत्ता असल में पत्ता होता है ये, ठीक है ना, ये फसल है। अच्छा सोचो, पत्ता कहाँ लगेगा? पौधे पे, पेड़ पौधे पे लगेगा। पान का ध्यान रखना, पेड़ नहीं होता, पौधा रहता है उसका। ठीक हो गया, वहां से प्लकिंग कर लेते हैं उसकी। ठीक है, ये जो पेड़ का पत्ता उस पौधे के ऊपर लगा हुआ है, ये क्या है भाई? मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ना, 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 ये तो सवाल बना रहा हूं मैं, ये जाके एक बार देखना है। कपास देखा हुआ सब किसी ने, तो बिनोले तोड़े आ रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो एक समय क्या होता है, ऐसे फूल आता है उसके ऊपर, कपास के पेड़ के ऊपर, ठीक है ना, फिर वो गांठ बन जाती है, फिर वो फूल जो है बाद में खुल जाता है। जब वो खुलने लग जाता है तो सोचते हैं क्या कि भाई फसल पक के तैयार हो गई है, ठीक है ना। अब वो अच्छे से जब खुल जाता है, ठीक है ना, क्योंकि थोड़े समय के बाद क्या है, यहाँ पे अंदर वगैरह चलने लग जाता है, तो उसकी प्लकिंग शुरू कर देते हैं, प्लक 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 शुरू कर देते हैं। ठीक होगा, बड़ा क्रूशियल समय होता है, उसी समय कीड़ा घुस जाएगा उसके अंदर। फसल आज दिख रही है बहुत बड़ी, अगले दिन हरी होगी। सिंपल, डन। ये जो फूल आया या फिर ये जो कपास, या जो उसके अंदर जो बिनोले का, ये जो बिनोले का बीज है, ठीक है ना, पता ना, उसी से निकलता बिनोला, ठीक है ना, ये क्या चीज है भैया? ठीक हो गया। चलो, पत्ते तो भाई तंबाकू के भी होते हैं, है ना, ये भी पौधे पे लगते हैं। नहीं, नहीं फसल होती है, कहाँ से आता है भाई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अफीम इलीगल नहीं है, ठीक है ना, सिंपल हो गया। क्या मानोगे उसको, इसका मूवेबल मानोगे, कैसा मानोगे? चलो, अंगूर का बाग लगा हुआ भाई, उसमें अंगूर के अभी थोड़ा देखा होगा तो, कभी किसी ने अंगूर का जो फ्रूट है उसको पकते हुए देखा किसी ने? ऐसे हल्के हल्के बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर के, ठीक है ना। ब्रोकली देखी है किसी ने? ब्रोकली जैसा छोटा सा गुच्छा होता है, ठीक है ना, फिर वो बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, उसकी कटिंग कुटिंग काटते हैं, बहुत सारी चीजें करते होते हैं। डन हो गया, सिंपल। केला जो लगा हुआ है, गन्ना, गेहूं, ठीक है ना, ये सारा का सारा जो इसको है हम कल निपटाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ में मान लो किसी कोई जो है अपना घर बनाने के लिए नींव खोद रहा है, ठीक है ना, हाइपोथेकेट कर लेते हैं, ठीक है जी, नींव खोद रहा है और नीचे जो है ना काला तेल निकल आया,